2 घंटे बाद लेक्सियू हॉल से बाहर निकली और उसकी मुलाकात उसके साथ हुई, जो हॉल के बाहर बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। 3 टूल रिफाइनमेंट शिष्य ईमानदारी से किनारे में प्रतीक्षा कर रहे थे। उन युवा कल्टीवेटर्स की उपेक्षा नहीं कर रहे थे क्योंकि वे अत्यंत उच्च पृष्ठभूमि से आए थे। जब काउंटी लॉर्ड हॉल से बाहर निकली तो उसके युवा साथियों ने तुरंत उसे घेर लिया। काउंटी लॉर्ड, कैसा रहा? क्या उस व्यक्ति ने आपका ग्लडवेन सिल्वर बर्बाद कर दिया? सवाल बहुत उत्साह के साथ पूछे गए। युवती ने अपने चेहरे से बाल हटाए और एक मधुर मुस्कान के साथ कहा, कुछ भी गलत नहीं हुआ। आपकी चिंता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीनियर मार्शल ब्रदर जायान ने पहले ही सामग्री को परिष्कृत करने में मेरी सहायता की है और वह भी बहुत सफलता के साथ। उसका पहले जैसा ढीठ व्यवहार अब कहीं नहीं था। जब जायान अर्थफायर हॉल से बाहर निकला तो ये देखकर उसके मुंह का कोना अनजाने में फड़क गया। हे युवक जायान, तुम वाकई धूर्त हो उस युवती से ब्लैक फीनिक्स का स्थान निकालवाने में। क्या तुम ब्लैक फीनिक्स प्लूम के लिए द्वीप स्वामी से मिलने जाने की योजना बना रहे हो? जरूर, चूंकि यह ट्रफ्लेम फैन को मजबूत करने की एक ज्ञात विधि है, मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा। मैं इतनी दुर्लभ सामग्रियों और कठिन प्रयास को शक्ति की कमी वाली चीज पर बर्बाद नहीं करना चाहता। आखिरकार सामान्य प्राचीन खजानों का देर नासेंट सोल कल्टीवेटर्स पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। चलो, वे अगले कुछ दिनों तक रॉयल सेरेनिटी मोनास्ट्री में रहेंगे। मैं उनसे बचने के लिए अपने निवास में सिक्लूजन में रहूंगा ताकि मेरी खेती में बाधा न हो। जायान ने उदासीन स्वर में बात की और अपने निवास की ओर लौट गया। अगले 2 दिनों में काउंटी लॉर्ड लेक्सियू ने चुपचाप जायान को खोजा, आशा के साथ कि वह उसके लिए और अधिक सामग्री परिष्कृत करेगा। लेकिन जायान ने पहले ही एक संकेत लगा दिया था कि वह सीक्लूडेड कल्टीवेशन में प्रवेश कर चुका है और दरवाजे के सामने एक साधारण प्रतिबंध रिस्ट्रिक्शन भी लगा दिया था, जिससे लेक्सियू को नाराजगी के साथ मुंह बनाकर वापस जाना पड़ा। 2 दिन बीतने के बाद काउंटी लॉर्ड मठ से चली गई और युवा कल्टीवेटर्स का तूफान भी उसके पीछे पीछे चला गया, जिससे टूल रिफाइनमेंट हॉल अपने सामान्य कारोबार में लौट आया। जैसे जैसे महीने धीरे धीरे बीतते गए, कभी कभी कुछ सामग्रियों को परिष्कृत करने के अलावा जायान ने अपना पूरा समय ब्राइट जाडे आर्ट्स की खेती करने में समर्पित कर दिया। उसके शोधन कार्यों का लगातार पूरा होना एल्डर वेई का सम्मान बढ़ाता गया, जिन्हें सामग्री शुद्धिकरण के बारीक बिंदुओं पर जायान को और स्पष्टीकरण देने का समय मिला। बाद में उन्होंने जायान को परिष्कृत करने के लिए कुछ और दुर्लभ सामग्रियां दी। जब जायान ने इस पर ध्यान दिया तो उसने बिना किसी देरी के इन दुर्लभ सामग्रियों का समय पर शोधन किया, जिससे एल्डर वेई आश्चर्यचकित रहे। अंततः एल्डर वेई ने जायान की टूल रिफाइनमेंट में प्रतिभा देखी और उसे और भी अधिक कार्य सौंपे, साथ ही कभी कभी जायान को पढ़ाने के लिए भी समय निकाला। इस दौरान एल्डर वेई भी किसी चीज के शोधन में व्यस्त थे और उन्होंने सामग्री का एक छोटा हिस्सा जायान को संभालने के लिए छोड़ दिया। जल्द ही जायान ने आश्चर्य से पाया कि उसे दुर्लभ पृथ्वी गुण अर्थ एट्रीब्यूट की सामग्रियों को परिष्कृत करने के लिए दिया गया था। वह चौंकने से खुद को नहीं रोक पाया। ऐसे खजाने बहुत कम होते हैं जो पूरी तरह से पृथ्वी गुण की सामग्रियों से बने होते हैं और उनमें से अधिकांश में आश्चर्यजनक शक्ति होती है। हालांकि इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। परिस्थितियां चाहे जो हों, वह अपनी मूल योजना पर टिका रहेगा और धीरे धीरे ब्राइट जेड आर्ट्स की दूसरी परत की खेती करेगा, समय के साथ अपने शरीर में आश्चर्यजनक बदलाव महसूस करते हुए। एक दिन प्योर रेवलेशन अकादमी के कुछ लोगों ने गान कबीले को संदेश दिया कि शिक्षक यान की एक गंभीर बीमारी से अचानक मृत्यु हो गई है। बीमारी? जब मैंने आखिरी बार उन्हें देखा था तो ऐसा नहीं लग रहा था कि वे बीमार हैं। जायान को जब ये पता चला तो वह इसे काफी अप्रत्याशित पाया। अपनी आध्यात्मिक इंद्रिया स्पिरिचुअल सेंस से उसने महसूस किया कि हाल ही में रॉयल सेरेनिटी मोनास्ट्री के पास कई विदेशी कल्टीवेटर्स दिखाई दिए हैं और वे गुप्त रूप से उस पर निगरानी कर रहे थे। ऐसा लगता था कि कुछ होने वाला था। यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए, नहीं तो मैं किसी बहुत ही परेशानी में फंस सकता हूँ। अनुभव में समृद्ध जायान ने एक दृढ़ निर्णय लिया। अपने शेष समय में उसने ब्राइट जेड आर्ट्स की खेती को और अधिक सावधानी से शुरू कर दी। 1 साल बाद रॉयल सेरेनिटी मोनास्ट्री में एक मध्यम महत्व की घटना घटी। एक बाहरी मामलों के क्यूई कंडेंसेशन शिष्य अचानक गायब हो गया और इसने मठ के कई उच्च श्रेणी के कल्टीवेटर्स का ध्यान आकर्षित किया। जब मठ की नासेंट सोल चरण की नन को इसके बारे में पता चला तो उसने जांच में भी भाग लिया। आमतौर पर कई हजारों में से एक निम्न श्रेणी के शिष्य का गायब होना चिंता का कोई कारण नहीं होता, लेकिन यह मामला ये था कि यह शिष्य टूल रिफाइनमेंट हॉल का एक सक्षम और मेहनती शिष्य था। चूंकि वह बहुत उपयोगी था, इसने मठ के उच्च स्तर पर काफी हलचल मचा दी। जब ये सब चल रहा था, मठ में बूढ़ी दावा पीनन डाउस नन एक आर्म चेयर पर बैठी थी और उसके बगल में 2 पीले वस्त्र पहने दावा पीनन खड़ी थी, एक 40 वर्ष की आयु की और दूसरी अपने 20वें दशक में। क्या हो रहा है?
हमारे रॉयल सेरेनिटी मोनास्ट्री के भारी प्रतिबंधों के साथ कोई शिष्य किसी को जानकारी दिए बिना कैसे गायब हो सकता है? क्या तुम दोनों के पास कहने के लिए कुछ है? बूढ़ी दावा पी नन ने एक उदास अभिव्यक्ति के साथ ठंडे स्वर में कहा। मध्यम आयु वाली दावा पी नन ने जवाब देने से पहले हिचकिचाते हुए एक सम्मानजनक स्वर में कहा, मार्शल सीनियर को सूचना देती हूँ, मैंने पहले ही संप्रदाय में प्रतिबंधों की जांच की है और पाया कि वे सभी बरकरार हैं। किसी बाहरी शक्ति के मठ में घुसपैठ करने का कोई संकेत नहीं है। ऐसा लगता है कि या तो कोई स्पेल फॉर्मेशन मास्टर शामिल है या शिष्य अपनी मर्जी से चला गया। बूढ़ी दावा पी नन का माथा सिकुड़ गया और उसने पूछा, स्पेल फॉर्मेशन मास्टर? हमारे मठ का रक्षक ग्रैंड फॉर्मेशन ऐसा नहीं है जिसे ग्रेट जिन के कुछ स्पेल फॉर्मेशन मास्टर्स तोड़ने में सक्षम हो। लेकिन अगर वह अंदर से भाग गया तो यह विशेष रूप से कठिन काम नहीं है। उस शिष्य का नाम क्या था और उसकी पृष्ठभूमि क्या थी? छोटी दावा पी नन ने जल्दी से जवाब दिया, शिष्य का नाम जायान था। वह एक भटकता हुआ कल्टीवेटर था जिसे मार्शल नेफ्यू हुआलियान ने 2 साल पहले प्योर रेवलेशन अकादमी से उठाया था। जायान, उसका नाम हमारे ये कबीले द्वारा हाल ही में भर्ती किए गए एक बड़े के नाम के समान है। बूढ़ी दावा पी नन ने झटके से पूछा। बिल्कुल सही। जब मैंने शिष्य का नाम सुना तो मैं दंग रह गया, लेकिन यह संभवतः एक संयोग था। एक नासेंट सोल कल्टीवेटर और क्यूई कंडेंसेशन कल्टीवेटर का आपस में क्या संबंध हो सकता है? संयोग? हालांकि इस दुनिया में कई संयोग होते हैं, लेकिन ये तो तब हुआ जब उस वस्तु के शोधन में शामिल कोई व्यक्ति गायब हो गया। इसके अलावा इस व्यक्ति का नाम हमारे कबीले में एक नए बड़े के नाम के समान था। चाहे ये वास्तव में एक संयोग है या नहीं, इस मामले की पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए। राजधानी में लोग भेजें और इस एल्डर जायान को करीब से पूछताछ करें। देखें कि क्या उसका इस शिष्य जायान से कोई संबंध है। साथ ही उस लड़की हुआलियान को बुलाओ। मैं व्यक्तिगत रूप से उससे पूछना चाहती हूं कि उसने इस शिष्य को कैसे भर्ती किया। ऐसा लगता है कि हम प्योर रेवलेशन अकादमी के जाल में फंस गए हैं। हम टूल रिफाइनमेंट हॉल की गति को भी कम नहीं होने दे सकते। हमें उस वस्तु को 3 साल में परिष्कृत करना होगा, अन्यथा यह महान कार्यक्रम में देरी करेगा। बूढ़ी दावा पी नन ने अपने चेहरे पर थोड़ा भी बदलाव लिए बिना ये आदेश दिए। जी मार्शल आंट, जैसा आप कहें। बार बार स्वीकृति के साथ 2 पीले वस्त्रधारी ननों ने फिर विदा ली। जब बूढ़ी दावा पी नन ने दोनों को इमारत से जाते देखा तो उसने एक लंबी आह भरी और कुर्सी में पीछे की ओर झुककर धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। 3 महीने बाद ये प्रांत ये प्रोविंस के सबसे बड़े बाजार शहर में एक युवक ने एक असाधारण दुकान पर एक अज्ञात अयस्क को 30,000 स्पिरिट स्टोन्स की उच्च कीमत पर खरीदा। 5 महीने बाद फैन प्रीफेक्चर के फैन काउंटी ट्रेड फेयर में एक मुखौटा पहने कल्टीवेटर ने 50,000 स्पिरिट स्टोन्स की कीमत पर फायर ग्रांट वुड के 3 टुकड़े खरीदे। आधा साल बाद फैन प्रांत के कैलोंग प्रीफेक्चर में एक स्थानीय मध्यम श्रेणी के संप्रदाय का अचानक आयरन राइनोहॉर्न गायब हो गया। उन्हें संदेह था कि यह चोरी हो गया था। 8 महीने बाद क्यू क्षेत्र के शीर्ष कबीले का अचानक एक बड़े कदकाठी के बीच नासेंट सोल कल्टीवेटर ने दौरा किया, जिसका चेहरा बदसूरत था। वह कबीले के संग्रह में मौजूद रेनबो लाइट वुड के बदले में 1000 साल पुरानी आध्यात्मिक जड़ी बूटी और एक ग्रेड 7 डायमंड कोर का व्यापार करना चाहता था। परिणामस्वरूप कबीले के मालिक ने अपने 2 नासेंट सोल बड़े बुजुर्गों से इस नासेंट सोल कल्टीवेटर को रोकने के लिए कहा, लेकिन परिणामस्वरूप उस बीच नासेंट सोल कल्टीवेटर ने अपनी विशाल क्षमताओं का उपयोग करके आसानी से उन बड़े बुजुर्गों को बर्फ के 2 ब्लॉक में बदल दिया। कबीले के मालिक चौंक गया और बेहतर विकल्प न होने के कारण वह व्यापार के लिए सहमत होने के लिए मजबूर हो गया। परिणामस्वरूप बड़े कद काठी वाले बदसूरत आदमी ने लकड़ी ले ली और हंसते हुए आध्यात्मिक जड़ी बूटी और डायमंड कोर को जमीन पर फेंक दिया। कबीले के मालिक को तब अपने 2 बड़े बुजुर्गों को बर्फ से मुक्त करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा। हालांकि उनका जीवन बचा रहा, लेकिन उन्हें अपनी जीवन शक्ति वाइटैलिटी का बहुत नुकसान हुआ। 1 वर्ष के छोटे समय में एक युवक मुखौटा पहने कल्टीवेटर और एक बड़े कद काठी वाले बदसूरत आदमी ने जिन साम्राज्य के दक्षिणी भाग में विभिन्न दुर्लभ सामग्रियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। युवक अजीब सामग्रियां खरीदता था जिन्हें कम लोग पहचान सकते थे। मुखौटा पहने कल्टीवेटर ने बड़े बड़े प्रदर्शनों में नीलामियां जीती, मानो उसके पास स्पिरिट स्टोन्स का अंतहीन स्रोत हो, और बड़े कद काठी वाले बदसूरत आदमी ने अपनी आध्यात्मिक जड़ी बूटियों और डायमंड कोर के लिए क्षेत्र के विभिन्न कुलीन कबीलों और कुछ छोटे संप्रदायों का बेधड़क दौरा किया और उनके संग्रह से दुर्लभ सामग्रियों का जबरन विनिमय किया। जाहिर है, ये भी उल्लेखनीय है कि बड़े संप्रदायों की सामग्रियां अक्सर रातों रात रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती थीं। युवक और मुखौटा पहने कल्टीवेटर पर कुछ विशेष रूप से तेज व्यक्तियों को छोड़कर किसी ने बहुत ध्यान नहीं दिया। जहां तक बड़े कद काठी वाले बदसूरत आदमी के जबरन विनिमय और सामग्रियों के अक्सर गायब होने का सवाल है, इसने ग्रेट जिन की कल्टीवेशन दुनिया के दक्षिणी भाग में बड़े भूकंप ला दिए। विभिन्न कल्टीवेशन संप्रदाय अपनी सामग्रियों की चोरी पर भड़क गए और उन्होंने इस रहस्यमय चोर को खोजने के लिए शिष्यों को भेजा।
जहां तक बड़े बदसूरत आदमी का सवाल है, कुछ को छोड़कर सभी ने उसे एक दुष्ट माना। लॉन्ग प्रांत, लॉन्ग प्रोवेंस जिन साम्राज्य के पश्चिमी हिस्से में स्थित एक विशाल प्रांत था। यहाँ ऊंचे और विस्तृत पहाड़, विषैली दुर्गंध, टॉक्सिक मियाज़्मा से भरे क्षेत्र और हर तरह के विषैले जानवर थे। ये प्रांत साम्राज्य के अन्य क्षेत्रों से भिन्न था। यहाँ केवल प्रतिष्ठित धर्मपरायण दावा संप्रदाय, हाई सन पैलेस और 10 महान दुष्ट संप्रदायों में से एक डेविलवुड सेक्ट इस विशाल क्षेत्र पर शासन करते थे। कोई भी बाहरी शक्ति इस प्रांत में हस्तक्षेप करने में सक्षम नहीं थी। चूंकि स्थानीय कल्टीवेशन गुटों में केवल छोटे संप्रदाय और स्कूल शामिल थे, वे इन दो विशाल और शक्तिशाली संप्रदायों के लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सकते थे और सुरक्षा के लिए उन्हें किसी एक संप्रदाय के नियंत्रण में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता था। परिणामस्वरूप क्षेत्र पश्चिम और पूर्व में बंट गया था। पश्चिम में हेवन पीक माउंटेन रेंज था, जहां हाई सन पैलेस का शासन था। ये पर्वत श्रृंखला 1 लाख किलोमीटर से अधिक के जंगली क्षेत्र में फैली हुई थी। महल पर्वत श्रृंखला के बिल्कुल केंद्र में साउथ स्काई माउंटेन नामक पहाड़ पर स्थित था। संप्रदाय के हजारों शिष्य आसपास के विभिन्न पहाड़ों पर निवास करते थे। आसपास के पहाड़ों के एक प्राकृतिक किले के रूप में काम करने के साथ कोई भी कल्टीवेटर हाई सन पैलेस पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता था। यहाँ तक कि विशेष रूप से लापरवाह व्यक्ति भी पहाड़ के चारों ओर 12 परतों वाले भयानक प्रतिबंधों रिस्ट्रिक्शंस के महान स्पेल फॉर्मेशन को तोड़ने में असमर्थ थे। लेकिन एक दिन जब हाई सन पैलेस के शिष्यों का एक समूह हेवन पीक माउंटेन रेंज से बाहर उड़ा, तो अचानक पास के एक अज्ञात पहाड़ की चोटी से एक नीली रेखा चमकी। वहां एक नीले वस्त्रधारी युवक एक विशाल चट्टान पर खड़ा था। उसने अपने हाथ पीठ के पीछे बांधे हुए थे। वह चुपचाप पीछे से शिष्यों के समूह को घूर रहा था। मोनार्क सोल डाइवर्जेंस की आवाज युवक के दिमाग में गूंजी, युवक ज़ायान, क्या तुम सच में हाई सन पैलेस के खिलाफ कार्रवाई करने की योजना बना रहे हो? ये संप्रदाय जिन साम्राज्य के 10 महान धर्मपरायण संप्रदायों में से एक है। उन्हें भड़काना बुद्धिमानी नहीं लगता। ज़ायान ने उदासीनता से कहा, मैं जानता हूं, लेकिन हमने पहले ही ट्रिफ्लेम फैन के लिए आवश्यक अधिकांश सामग्रियां एकत्र कर ली हैं। अब हमें केवल वास्ट यांग बर्ड का पंख और स्कारलेट फायर फ्लड ड्रैगन के शल्क स्केल्स चाहिए। हमने पहले ही बाजार शहर से जानकारी प्राप्त की है कि कई भयंकर बाढ़ वाले ड्रैगनों ने जिन साम्राज्य के पूर्वी तट पर कल्टीवेटर्स को निगलना शुरू कर दिया है, और उनमें एक लाल बाढ़ वाला ड्रैगन भी लगता है। भले ही यह स्कारलेट फ्लेम फ्लड ड्रैगन न हो, हम किस्मत आजमा सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या ये कोई अन्य अग्निगुण वाला बाढ़ ड्रैगन है। वास्ट यांग बर्ड के संबंध में हमने दक्षिण के सभी बाजारों की खोज की है और पाया है कि केवल हाई सन पैलेस ने इसे पाला है। हमें इसका पंख कहीं और से कहाँ मिलेगा? मुझे उन्हें भड़काने का जोखिम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मैं आपको यह नहीं कह रहा हूं कि आप पंख न चुराएं, लेकिन आप उनसे खुलेआम निपटने क्यों नहीं करते? आपकी वर्तमान मध्य नासेंट सोल खेती और आपके कब्जे में मौजूद दुर्लभ खजानों के साथ वे आपकी शक्ति पर विचार करते हुए इसे बेचने के लिए तैयार हो सकते हैं। मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने एक ठहाके के साथ कहा। ज़ायान ने एक ठंडी हंसी हंसी और कहा, मजाक बंद कीजिए वरिष्ठ। एक विनिमय के लिए दोनों पक्षों में लगभग समान शक्ति होनी चाहिए। मैं केवल एक मध्य नासेंट सोल कल्टीवेटर हूं और उनकी कतारों में एक देर नासेंट सोल कल्टीवेटर है। मेरे जैसा जूनियर उनका ध्यान कैसे आकर्षित कर सकता है? इसके अलावा हाई सन पैलेस के 2 वास्ट यांग बर्ड उनकी विरासत माने जाते हैं। वे मुझे इसका पंख नोचने और इसकी खेती में भारी कमी लाने की अनुमति नहीं देंगे। यदि मैं तुच्छ खजाने लाता तो वे उनकी परवाह करने योग्य नहीं होंगे, लेकिन यदि मैं इसके बजाय दुर्लभ खजाने लाता तो वे मुझे मारने के लिए ललचाएंगे। चूंकि मैं एकमात्र भटकता हुआ कल्टीवेटर हूं, अपनी शक्ति के दायरे को देखते हुए उन्हें मेरे बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं उनकी मर्जी के लिए अपनी सुरक्षा जोखिम में डालने को तैयार नहीं हूं। यदि मैं एक देर नासेंट सोल कल्टीवेटर होता तो मैं इसे आजमाने को तैयार हो सकता था। मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने एक क्षण के लिए चुपचाप सोचा और कहा, आपके शब्द उचित हैं। हालांकि आप पहाड़ी श्रृंखला के किनारे पर 10 से अधिक दिनों से भटक रहे हैं। क्या आप किसी वास्ट यांग बर्ड के बाहर उड़ने का इंतजार कर रहे हैं? लेकिन आपकी कार्रवाइयों से ऐसा भी लगता है कि आप कुछ और खोज रहे हैं। आप क्या योजना बना रहे हैं? ज़ायान की आंखें हिली और वह मुस्कुराया, ये कुछ नहीं है। मैं केवल जाल बिछाने के लिए एक उपयुक्त स्थान खोज रहा हूं। जाल बिछाना? चूंकि आप हाई सन पैलेस के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत कर रहे हैं, छिपकर काम करना सही है। मुझे अपनी योजनाओं के बारे में बताएं। ज़ायान ने पहाड़ी श्रृंखला के मध्य भाग की ओर देखा और बोला, मुझे एक उपयुक्त स्थान मिलने का इंतजार करें, फिर मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। उनके पास एक बड़ा और एक छोटा वास्ट यांग बर्ड है। मुझे आश्चर्य है कि कौन सा जाल में फंसाने के लिए अधिक उपयुक्त होगा। मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने आलस्य से पूछा, इसके बारे में बात करने का क्या फायदा?
मैं सुनता हूं कि बड़ा वास्ट यांग बर्ड एक ग्रेड 8 राक्षस पक्षी है। क्या आपको लगता है कि आप थोड़े समय में उसे पकड़ने में सक्षम होंगे? जायान ने एक क्षण के लिए सोचा और फिर सिर हिलाया। वह सही है। प्राचीन काल के पक्षियों का हाइसन पैलेस के नियंत्रण में रहने का एकमात्र कारण यह है कि उनकी बुद्धि जगाना मुश्किल होता है और वे नश्वर क्षेत्र में मानव रूप धारण करने में असमर्थ होते हैं। मैं सुनता हूं कि दोनों पक्षियों में से छोटा पक्षी एक पूरे ग्रेड से कमजोर होना चाहिए, इसलिए इससे निपटना आसान होगा। एक खेदपूर्ण स्वर में मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने उल्लेख किया, लेकिन अगर आप ट्राइफ्लेम फैन को परिष्कृत करने के लिए ग्रेड 8 वास्ट यांग बर्ड के पंख का उपयोग करते हैं तो इसकी शक्ति और भी अधिक होगी। जायान ने सिर हिलाया। इसे भूल जाए। इस दुनिया में कुछ भी परिपूर्ण नहीं है। ग्रेड 8 वास्ट यांग बर्ड से निपटना बहुत खतरनाक है। इसमें लगने वाले अतिरिक्त समय में मुझे डर है कि मैं कई हाइसन पैलेस के शिष्यों को अलर्ट कर दूंगा। मैं नहीं चाहता कि सोआरिंग स्काई प्लेन्स में जो हुआ वह दोहराए। मोनार्क सोल डाइवर्जेंस हंसा और बोला, हाँ, ये सही लगता है। लेकिन आकार की परवाह नहीं, वे केवल कभी कभी हाइसन पैलेस से बाहर उड़ते हैं। आप उन पक्षियों में से एक को कैसे पकड़ने की योजना बना रहे हैं? जायान ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, चिंता न करें। मैंने पहले ही उनके एक शिष्य पर ड्रीम टियर टेक्निक का उपयोग कर दिया है। लंबे समय तक कैद में रहने पर पक्षियों को नियंत्रित करना कठिन हो सकता है, इसलिए संप्रदाय हर महीने पक्षियों को पंख फैलाने के लिए बाहर छोड़ता है। ये हमारे लिए कार्य करने का अवसर होगा। चूंकि आप इसे पहले से जानते हैं, मेरी किसी भी सलाह का कोई उपयोग नहीं है। हालांकि आपको बहुत अधिक समय नहीं लगाना चाहिए और जिन साम्राज्य की राजधानी शहर में होने वाले व्यापार मेले को नहीं छोड़ना चाहिए। इसमें कई सामग्रियां होंगी जो मेरे महान पपेट ग्रैंड पपेट के लिए गायब हैं। मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने चेतावनी दी। राजधानी व्यापार मेला जिन साम्राज्य के 3 महान व्यापार मेलों में से एक है और यह हर 10 साल में केवल एक बार होता है। मैं किसी भी स्थिति में इसे नहीं छोड़ना चाहूंगा। जब ये काम हो जाएगा, मैं जल्दी से साम्राज्य की राजधानी की ओर भागूंगा और उसके बाद हमें साम्राज्य के पूर्वी तट पर उन बाढ़ वाले ड्रैगनों को खोजना होगा। जायान ने एक शांत स्वर में अपनी भविष्य की योजनाएं बताईं। वह ठीक रहेगा, लेकिन फिर भी आपके हाल के कार्यों ने मेरा सम्मान अर्जित किया है। मैंने मूल रूप से माना था कि आपको वर्तमान सामग्रियों के संग्रह तक पहुंचने में कम से कम 4 साल लगेंगे। मुझे नहीं पता था कि आप समस्या को 2 कोणों से प्रभावी ढंग से निपटा सकते हैं। अपनी छिपी और खुली विधियों के साथ आप केवल 1 वर्ष में आवश्यक वस्तुओं में से अधिकांश एकत्र करने में सक्षम थे। छी, कार्य करने की आपकी निर्णायकता मेरी उम्मीदों से परे है। मोनार्क सोल डाइवर्जेंस की आवाज से स्पष्ट था कि वह जायान के तरीकों से बहुत संतुष्ट था। जायान एक क्षण के लिए रुका क्योंकि उसका चेहरा बदल गया। फिर उसने कहा, मैंने भी सामग्रियों की खोज के लिए एक धीमी, अधिक विश्वसनीय विधि का उपयोग करना चाहता था, लेकिन समय सीमित था। हालांकि वरिष्ठ के प्राथमिक आत्मा प्राइमल सोल को सोल नर्चरिंग वुड का समर्थन प्राप्त है, लेकिन इसके प्रभाव स्पष्ट रूप से बहुत कमजोर हैं। यदि मैं आपका नासेंट सोल ग्रेड पपेट बनाना चाहता हूं, तो मुझे जितनी जल्दी हो सके होना चाहिए। एक कड़वा मुस्कान के बाद मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने असहाय भाव से कहा, तो आप विचारशील थे। मुझे पता था कि मैं इसे आपसे नहीं छिपा सकता। मैं अधिक से अधिक 3 या 4 साल तक ही टिक सकता हूं। मेरी प्राथमिक आत्मा बिखरने के कगार पर है, लेकिन उस गति से जिस पर आप सामग्री एकत्र कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि मेरा पपेट मेरे पुनर्जन्म से पहले परिष्कृत हो जाएगा। एक लंबी आह छोड़ने के बाद जायान ने एक गंभीर स्वर में कहा, जब से मैं वरिष्ठ से मिला हूं, आपने मेरी कई बार मदद की है। मैं एक निर्दयी व्यक्ति नहीं हूं और मैंने इन दयालुता के कार्यों को अपनी स्मृति में सुरक्षित कर लिया है। मैं आपके सपनों को पूरा करने के लिए पूरा प्रयास करूंगा। गहरे रूप से प्रभावित होकर मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने भी एक आह भरी और ईमानदारी से कहा, वास्तव में मैं केवल आत्मसंरक्षण के लिए आपकी मदद कर रहा था। आखिरकार अगर मैं किसी और के हाथों गिर जाता तो मुझे डर था कि इससे कुछ अच्छा नहीं होगा। जायान मुस्कुराया और नीली रोशनी की एक चमक के साथ उसका शरीर हवा में गायब हो गया। 2 दिन बाद जायान को आड़ू के पेड़ों से भरी एक छोटी घाटी मिली। घाटी खिले हुए आड़ू के फूलों से गुलाबी रंग में रंगी हुई थी जो इसमें बिखरे हुए थे। जायान घाटी के ऊपर तैरता हुआ गया और उसने इसे पूरी तरह से देखा, फिर 50 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करने के लिए अपनी आध्यात्मिक इंद्रिया स्पिरिचुअल सेंस को जारी किया। संतुष्टि के भाव के साथ वह आड़ू के पेड़ों के जंगल के केंद्र में उड़ गया और बुदबुदाया, बुरा नहीं है, ये जगह काफी सुदूर है और पास में कोई हाइसन पैलेस का कल्टीवेटर तैनात नहीं है। ये घाटी स्पेल फॉर्मेशन रखने के लिए आदर्श है। फिर बिना कुछ और कहे जायान ने काम पर लग गया। एक सांस में विभिन्न गठन झंडे और प्लेटों फॉर्मेशन फ्लैग्स एंड प्लेट्स के 8 सेट जंगल में रखे गए। इनमें से 5 गठन हरों को छिपाने और बाहर से क्यूई को अलग करने के लिए थे, जबकि 3 स्पेल फॉर्मेशन को रोकने के लिए थे।
इसके अतिरिक्त उसने एक भ्रम गठन इल्यूजन फॉर्मेशन भी रखा, जिससे जंगल के अधिकांश हिस्से की वास्तविक उपस्थिति ढक गई। मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने इसे बहुत जिज्ञासा से देखा, लेकिन खुद को कोई सवाल पूछने से बार बार रोके रखा। सब कुछ स्थापित करने के बाद जायान आड़ू के पेड़ों के जंगल के केंद्र में गया और पैर मोड़कर बैठ गया, एक ध्यान की स्थिति में प्रवेश कर गया। 3 दिन बीत गए और जायान ध्यान से जाग उठा। उसने रात के आकाश की ओर सिर उठाया और उसके हाथ में एक चंद्रमा पत्थर मूनलाइट स्टोन प्रकट हुआ। उसने इसे हवा में फेंक दिया और चंद्रमा की रोशनी की चमकीली किरणों ने पास के आड़ू के पेड़ों को रोशन कर दिया। बिना किसी शोर के उसने फिर लाल मूंगा रेड कोरल का 1 मीटर का टुकड़ा निकाला और उसे नीचे रखने से पहले उसके ऊपर रेनबो स्कर्ट ग्रास लगा दिया। क्या ये वह तरीका है जिसकी आपने तैयारी की है? हालांकि उसने जायान को घास को गोल्ड डिवोरिंग बीटल्स को खिलाते हुए चमत्कारी प्रभाव के साथ देखा था, लेकिन अब इसे इस्तेमाल करते देखकर वह बहुत भ्रमित हो गया। जब जायान ने ये सवाल सुना तो वह मुस्कुराया और बोला, सच कहूं तो इस घास का एक और नाम है डेमनल्यूर ग्रास डिमोनला ग्रास। वरिष्ठ को पता होना चाहिए कि मैं इसका उपयोग किस लिए करने की योजना बना रहा हूं। डेमनल्यूर ग्रास, क्या ये? मोनार्क सोल डाइवर्जेंस को अचानक एहसास हुआ। बिल्कुल सही। 6 दिनों में छोटा वास्ट यांग बड छोड़ा जाएगा और घास भी खिल जाएगी जो अपनी मोहक सुगंध छोड़ेगी। जब समय आएगा, जायान ने ठंडे स्वर में अपनी हंसी छिपाई। फैंगचू हाइसन पैलेस का एक मध्य फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर था। पूरे संप्रदाय में उसके जैसे लगभग 1000 लोग मिल सकते थे। ये कहना उचित था कि वह एक आम व्यक्ति था, लेकिन सच्चाई ये थी कि यह इसके विपरीत था। अन्य फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स को छोड़ दें, यहां तक कि कोर फॉर्मेशन चरण के मार्शल सीनियर्स को भी उसके साथ विनम्रता से पेश आना पड़ता था, और जब भी महल में कोई लाभ उठता, वह पहला फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट शिष्य होता था जिस पर विचार किया जाता था। हाइसन पैलेस में फॉन्गचू का असाधारण उच्च स्थान कुछ ऐसा था जिस पर वह काफी गर्व करता था। हालांकि यह सब उसकी संप्रदाय के छोटे वास्ट यांग बर्ड के देखभालकर्ता के रूप में उसकी भूमिका के कारण था। उसमें पक्षियों के साथ संवाद करने की एक जन्मजात विशेष क्षमता थी, और यदि इस दुर्लभ और अप्रतिस्थापनीय प्रतिभा के लिए न होता तो उसे यह कार्य सौंपा नहीं जाता। आखिरकार पक्षी के देखभालकर्ता के रूप में उसके पास इस पर एक निश्चित स्तर का नियंत्रण था, जिसे संप्रदाय द्वारा बहुत महत्व दिया जाता था। हालांकि यह संप्रदाय के 2 वास्ट यांग बर्ड्स में से कमजोर था, लेकिन फिर भी यह आसानी से देर कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स को हरा सकता था और सीधे नासेंट सोल कल्टीवेटर्स का पीछा कर सकता था। यह कोई आश्चर्य नहीं था कि पक्षी का इतना सम्मान किया जाता था। पिछले 30 वर्षों से फॉन्गचू ने पक्षी की देखभाल की थी। वह हर समय इसके पास रहता था, यहाँ तक कि जब पक्षी अपने पंखों को आजाद करता था, तब भी वह अपना खेती का समय काटकर आत्मा पक्षी का पीछा करता था, जिस दौरान एक भी समस्या नहीं हुई थी। चूंकि यह केवल एक और नियमित उड़ान थी, उसे चिंतित होने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। हेवन पीक माउंटेन रेंज के आसपास के 50,000 किलोमीटर के क्षेत्र पर हाइसन पैलेस का नियंत्रण था, तो क्या हो सकता था? उन आरामदायक विचारों के साथ उसने एक सुबह वास्ट यांग बर्ड का पीछा दूर से किया। वास्ट यांग बर्ड केवल लगभग 3 मीटर लंबा था, लेकिन इसके लंबे पूंछ के पंख इसकी लंबाई के आधे से अधिक थे। दूर से पक्षी एक विशाल मोर जैसा दिखता था, लेकिन इतने सुंदर अग्नि लाल पंखों वाला कोई नहीं था। पक्षी अत्यधिक उत्साहित था। हाइसन पैलेस के प्रतिबंधों से छुटकारा मिलने के बाद उसने अपने अग्नि लाल पंख फड़फड़ाए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा है, आकाश में लगातार चक्कर लगाए। सामान्य तरीकों से फॉन्गचू खुद को पक्षी की आध्यात्मिक इंद्रिया से नहीं छिपा पाता, लेकिन वह संप्रदाय द्वारा विशेष रूप से परिष्कृत एक क्यूई कंसीलमेंट ताबीज ची कंसीलमेंट टैलिस्मन का उपयोग कर रहा था। इस तरह अपनी उथली खेती के बावजूद वह पक्षी का पीछा किसी खोजे जाने के डर के बिना करने में सक्षम था। जब पक्षी ने एक स्पष्ट चीख निकाली तो फॉन्गचू के चेहरे पर एक जानकार मुस्कान आई। उसने इसके साथ बहुत समय बिताया था और जानता था कि वास्ट यांग बर्ड उस समय बहुत खुश था। इस यात्रा के बाद पक्षी अगले आधे महीने तक शांत रहेगा। परिणामस्वरूप पक्षी ने हाइसन पैलेस के ऊपर के आकाश में लंबे समय तक शांतिपूर्वक चक्कर लगाया और फिर उड़ गया। फॉन्गचू को थोड़ी भी चिंता नहीं हुई। अपनी सामान्य आदतों के अनुसार पक्षी संप्रदाय के चारों ओर एक बड़ा चक्कर लगाकर संतुष्ट होकर लौटता था। चूंकि यह एक आरामदायक उड़ान थी, वह उसका पीछा कर सकता था। लेकिन 15 किलोमीटर के बाद अचानक मार्ग में बदलाव आया। वास्ट यांग बर्ड अचानक अपनी खुशी भरी उड़ान से एक कठोर चीख के साथ रुक गया। ये देखकर फॉन्गचू दंग रह गया। इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हुआ, उसने पक्षी को तेजी से अपने पंख फैलाते और उसके शरीर को आग पकड़ते देखा, जिससे वह लाल लपटों की 1 मीटर मोटी परत में घिर गया। कई धुंधली झलकों के बाद वह पहले ही 1 किलोमीटर से अधिक दूर था। ये देखकर फॉन्गचू झटके से चौंक गया।
जब तक उसने खुद को संभाला तब तक उसने जल्दी से एक जेड टाइल निकाला और उसमें अपनी सारी आध्यात्मिक इंद्रियां डाल दी। इसने तुरंत पक्षी को वापस बुलाने के प्रयास में एक अजीब पक्षी गीत छोड़ा। वास्ट यांग बर्ड ने इसे सुना और एक क्षण के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर शोर करते हुए क्षितिज में गायब हो गया। ये देखकर फोंगचू का चेहरा खून से पीला पड़ गया और वह बस हवा में तैरता रहा, ये सोचकर कि क्या करें, बुरी तरह घबराया हुआ। लेकिन जल्द ही उसने कुछ सोचा और अपने भंडारण पाउच से एक ध्वनि संचार ताबीज साउंड ट्रांसमिशन टैलिस्मन निकाला और जल्दी से कुछ चिल्लाया। फिर उसने ताबीज को हवा में फेंक दिया और ये हाई सन पैलेस की दिशा में अग्नि प्रकाश की एक धारा के रूप में लौट गया। उसने दांत पीसे और उस दिशा में चल पड़ा जिसमें वास्ट यांग बर्ड गायब हो गया था, ये जानते हुए भी कि उसका पीछा करना व्यर्थ था। अगर वह खाली हाथ इंतजार करता रहा जब उसके मार्शल एंसेस्टर को पता चलता तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। जब फोंगचू ने जल्दी जल्दी पीछा किया तो हेवन पीक माउंटेन रेंज के अन्य आत्मा पशुओं ने भी एक उबाल मचा दिया। पर्वत श्रृंखला के उत्तरी भाग में कई निम्न श्रेणी के हाई सन पैलेस के शिष्य उन विशाल गिद्धों को नीचे पकड़े हुए कड़ी मेहनत कर रहे थे जिन पर वे सवार थे। सवारों ने अचानक इन निम्न श्रेणी के आत्मा पक्षियों पर नियंत्रण खो दिया था क्योंकि वे एक अलग दिशा में उड़ान भरने का प्रयास कर रहे थे और जल्द ही अपने पागल सवारों को नियंत्रित करने के प्रयास में वे सब अपने ही पसीने में भीग गए। पर्वत श्रृंखला के किनारे पर एक छिपी हुई गुफा में पीले हरे वस्त्र पहने एक मुखौटा पहने कल्टीवेटर था। वह हरी रोशनी से बने एक बड़े हाथ से एक काला 1 फुट लंबा मकड़ी को नीचे दबा रहा था। वह गुस्से से भौंकती हुई मकड़ी को पूरी तरह से भ्रमित होकर देख रहा था। साउथ हेवन पीक पर हाई सन पैलेस के एक छिपे हुए हॉल के अंदर बैंगनी वस्त्र पहने एक बूढ़ी महिला संप्रदाय के दूसरे वास्ट यांग बर्ड को थपथपा रही थी, जो अपने बड़े आकार को छोड़कर दूसरे पक्षी की एकदम सटीक प्रति था। यह अचानक बिना किसी चेतावनी के बेचैन हो गया था। यदि पक्षी को शांत करने के लिए उसके अत्यधिक स्पेल सीव्स का उपयोग न किया होता तो ये हॉल से बाहर उड़ गया होता। जवाब में उसे एक अजीब अभिव्यक्ति धारण करनी पड़ी। फोंगचू ने अपनी जादुई शक्ति का बिना किसी रोक टोक के उपयोग करते हुए पीछा किया। वास्ट यांग बर्ड बिना किसी निशान के गायब हो चुका था, लेकिन उसके हाथ में जेड मेडालियन पक्षी के स्थान को महसूस करने में सक्षम था जब तक कि वह हेवन पीक माउंटेन रेंज के भीतर था। लेकिन पीछा करने के तुरंत बाद उसने कुछ अविश्वसनीय रूप से चौंकाने वाला देखा। उसने कुछ निम्न श्रेणी के राक्षस जानवरों को अच्छी तरह से छिपे हुए बिलों से बाहर निकलते और वास्ट यांग बर्ड के समान दिशा में बेपरवाह भाव से उड़ते देखा। थोड़े समय में ये राक्षस जानवरों की एक लहर बन गया, जिनमें से कुछ शायद ही कभी देखे जाते थे। हालांकि फैंगचू को कुछ भी डरने की जरूरत नहीं थी क्योंकि संप्रदाय के उच्च श्रेणी के कल्टीवेटर्स ने पहले ही पहाड़ से उन सभी उच्च श्रेणी के राक्षस जानवरों को समाप्त कर दिया था जो वास्ट यांग बर्ड्स के लिए खतरा पैदा कर सकते थे। फिर भी ये देखकर कि पहाड़ के जानवरों ने भी नियंत्रण खो दिया है, फोंगचू और भी अधिक बेचैन हो गया। हजारों किलोमीटर दूर एक छिपी हुई घाटी में जायान जमीन पर पैर मोड़कर बैठा था। उसके सामने मूंगे का एक टुकड़ा था और साथ ही लाल रोशनी में लिपटी रेनबो स्कट ग्रास थी। उस क्षण जायान का ध्यान घास पर नहीं बल्कि घाटी के अंदर आड़ू के पेड़ों के जंगल के बाहर की स्थिति पर था। घाटी के प्रतिबंधों के पास पहले ही कई दर्जन निम्न श्रेणी के आत्मा पशु जमा हो चुके थे, जो अंदर की 6 पत्तियों वाली रेनबो स्कट ग्रास के लिए अपनी पूरी शक्ति से अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे। हेवन पीक माउंटेन रेंज में निम्न श्रेणी के आत्मा पशुओं की संख्या देखकर जायान वास्तव में आश्चर्यचकित था। हालांकि उसने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय आंखें बंद करके हाई सन पैलेस की दिशा की ओर मुख किया। उसने अनुमान लगाया कि रेनबो स्कट ग्रास की प्रभावशीलता उस ग्रेड 7 के पक्षी को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त होगी। इसके अलावा इसकी गति सामान्य जादुई खजानों की तुलना में बहुत तेज होनी चाहिए। इसमें ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। जल्द ही जायान की शांत अभिव्यक्ति हिली और उसने आंखें खोलीं। एक हाथ के इशारे और एक आह के साथ उसने अपने हाथों से अचानक कई जादुई मैजिक सील्स छोड़ी, जिससे घाटी में सबसे बाहरी भ्रम गठन इल्यूजन फॉर्मेशन सक्रिय हो गया। जमीन से तुरंत सफेद प्रकाश की एक परत उभरी और जंगल को दृश्य से छिपा लिया। उसी क्षण जंगली और उग्र गर्जन के साथ साथ पक्षी की एक स्पष्ट चीख सुनाई दी। एक विशाल पीले रोशनी का गोला और एक लाल अग्नि गोला एक साथ घाटी के ऊपर पहुंचे। जब जायान ने ये देखा तो उसने एक अजीब आवाज निकाली और एक चौंकाने वाली अभिव्यक्ति प्रकट की। जायम ने देखा कि घाटी के सामने 2 भयंकर उपस्थिति प्रकट हुई। आग के गोले में धुंधले तौर पर एक पक्षी की आकृति दिख रही थी। जहरीली पीली रोशनी के गोले में एक राक्षसी जानवर डेमन बीस्ट लपेटा हुआ था। उसके शरीर पर मोटी और कठोर पीली खाल थी। वह सिकुड़ा हुआ और मुड़ा हुआ था, मानो कवच की एक परत हो। उसके मोटे शरीर से एक नुकीला चूहे जैसा सिर और एक पतली पूंछ बाहर निकली थी। ऐसा लग रहा था कि यह एक विशाल राक्षसी चूहे का वेरिएंट था।
ये कैसा अजीब राक्षसी जानवर है? जायन ने पूछा। यह आर्मोर्ड अर्थ ड्रैगन आर्मोर्ड अर्थ ड्रैगन है, एक बहुत ही दुर्लभ आध्यात्मिक पशु स्पिरिट बीस्ट। मोनार्क सोल डाइवर्जेंट महागुरु खुशी से चिल्लाया। यह अपनी रक्षात्मक क्षमता और खजाने खोजने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। ये बहुत भाग्यशाली है कि यह आपके सामने प्रकट हुआ। ओह, वह जानवर है। मुझे लगा था कि मैंने इसे पहचान लिया है। जैसे ही जायन ने ये कहा, दोनों राक्षसी जानवरों ने एक के बाद एक घाटी की सफेद कोहरे में प्रवेश किया, ताकि वे भीतर मौजूद रेनबो स्कर्ट ग्रास को प्राप्त कर सकें। जवाब में उसने अपने हाथ में एक हरा गठन प्लेट फॉर्मेशन प्लेट बुलाया। एक थप्पड़ मारने पर प्लेट चमकदार रोशनी से चमक उठी, जिससे घाटी की सबसे बाहरी परतें उठ गईं और आगे बढ़ रहे वास्ट यांग बर्ड को फंसा लिया। पीली रोशनी का गोला जल्दी से उसका पीछा करने लगा, लेकिन जैसे ही जादुई गठन स्पेल फॉर्मेशन सक्रिय हुआ, वह रुक गया। आर्मोर्ड अर्थ ड्रैगन इस अचानक बाधा से भयभीत हो गया और उसका शरीर पीली रोशनी के साथ चमकने लगा, जो 24 मीटर के आकार तक फैल गया। उसके शरीर से परत दर परत भूरी प्लेटें निकलीं, और वह एक गेंद में लुढ़ककर बाधा से जोरदार टक्कर मारने लगा। एक विशाल धमाके के साथ उसका वार प्रतिबंधों रिस्ट्रिक्शंस की 2 सबसे बाहरी परतों को नष्ट कर दिया। एक छोटे विराम के बाद जानवर ने शेष प्रतिबंधों पर हमला जारी रखा। इस छोटी देर ने जायन को वास्ट यांग बर्ड को वश में करने के लिए पर्याप्त समय दिया। पक्षी के प्रतिबंधों से टकराने के बाद उसने अपने पंख लहराए और अपने आसपास लाल अग्नि गोले फायरबॉल्स बिखेर दिए, जिससे नीचे कोहरे का अधिकांश हिस्सा छितरा गया और खिले हुए आड़ू के पेड़ों से भरा जंगल दिखाई दिया। अपनी आंखों की एक त्वरित झलक से उसने जल्दी से जायन और आकर्षण के स्रोत रेनबो स्कर्ट घास को देख लिया। पूर्ण विकसित बुद्धि के बिना भी जायन की अनछुई मध्य नेसेंट सोल मिड नेसेंट सोल की खेती ने पक्षी में डर पैदा कर दिया। वह ऊपर मंडराता रहा, बहुत नीचे उतरने की हिम्मत नहीं कर पाया, लेकिन रेनबो स्कर्ट घास के अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आकर्षण से बचने में भी असमर्थ रहा। जैसे ही पक्षी हिचकिचाया, जायन ने भावशून्य अभिव्यक्ति के साथ अपना हाथ उठाया और एक काला ताबीज ब्लैक टैलिस्मैन बाहर निकाला। काली रोशनी की एक चमक में ताबीज एक काले भूत पंजे ब्लैक गोस्ट क्लॉट में बदल गया और वास्ट यांग बर्ड को पकड़ने के लिए बढ़ गया। पक्षी गहराई से चौंक गया और बिना किसी और विचार के उसने अपने पंखों की एक झड़ी के साथ मुट्ठी भर आकार के 30 से अधिक अग्नि गोले छोड़े। वे भूत पंजे से टूट गए, काली रोशनी को भड़कती आग से ढक दिया और इस समय के लिए उसे निष्क्रिय कर दिया। हैरान होकर जायन ने जल्दी से अपने हाथों से एक मंत्र मुद्रा इनकैंटेशन जेस्चर बनाए और उसकी पीठ से चांदी के पंख निकल आए। गरज की एक ध्वनि के साथ वह बिना किसी निशान के गायब हो गया और फिर पक्षी के सिर से 10 मीटर ऊपर चांदी की रोशनी की एक चमक में फिर से प्रकट हुआ। फिर उसने उदास मुद्रा के साथ अपने हाथ एक साथ ताली बजाए और उन्हें अलग करके अपनी हथेलियों से 2 घने बिजली की चमक गोल्डन लाइटनिंग छोड़ी, जो हवा में ही फट गए और बिजली का एक विशाल जाल नेट बना लिया। काले भूत पंजे को रोकने पर ध्यान लगाए, वास्ट यांग बर्ड पूरी तरह से अनभिज्ञ था और बिजली के जाल के नीचे फंस गया। घबराहट में उसने अपने कुछ पंखों को झाड़कर एक घने ज्वालामुखी में बदल दिया, जो बिजली के जाल से टकराया और विस्फोटों की एक श्रृंखला हुई। जब जायन ने ये देखा तो उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आए और उसने अपनी कलाई हिलाते हुए कहा, वश में करो। बिजली का विशाल जाल जंगली रूप से चमका और ज्वालाओं के विरुद्ध धक्का देते हुए सिकुड़ने लगा। सुनहरी रोशनी के एक शानदार प्रदर्शन में वास्ट यांग बर्ड को घने बिजली के जाल से बांध दिया गया। भले ही वह कितना भी भागने की कोशिश करे, वह थोड़ी भी हिलने में सफल नहीं हो सका, जिससे उसने एक हारा हुआ चीख निकाली। इसे देखकर जायन के चेहरे पर खुशी आ गई, लेकिन उसी क्षण उसे अपने ऊपर से एक विशाल विस्फोट सुनाई दिया। वह झटके से अपना सिर उठाकर देखने लगा और पाया कि आर्मोर्ड अर्थ ड्रैगन ने आखिरकार घाटी के चारों ओर उसने जो प्रतिबंध परतें लगाई थी उन्हें तोड़ दिया है। उसे मानना पड़ा कि उसकी जल्दबाजी में लगाई गई जादुई संरचनाएं 7वीं श्रेणी के राक्षसी जानवर ग्रेड 7 डेमन बीस्ट को रोकने के लिए वाकई बहुत कमजोर थीं। ड्रैगन ने अपनी कवचयुक्त गेंद अवस्था से खुद को सीधा कर लिया और घाटी में प्रवेश किया और जायन और बिजली के जाल में फंसे वास्ट यांग बर्ड को देखा। उसकी छोटी पन्ना जैसी आंखें इधर उधर हिलीं और उसके चेहरे पर डर का स्पष्ट भाव दिखा। जब जायन ने ये देखा तो उसके मन में एक विचार आया। आर्मोर्ड अर्थ ड्रैगन काफी बुद्धिमान प्रतीत हो रहा था। अपने डर के बावजूद जब उसने जमीन पर रेनबो स्कर्ट घास को देखा तो उसकी आंखों में चालाकी की झलक मिली। वह पीली रोशनी की एक चमक में जमीन की ओर भागा। इसे रोको, ये धरती में छिपने की तकनीक अर्थ एवेजन टेक्निक्स में सक्षम है। अगर यह जमीन तक पहुंच गया तो आपके पास इसे पकड़ने का कोई मौका नहीं होगा। मोनार्क सोल डाइवर्जेंट महागुरु ने चेतावनी दी। चिंता न करें, मैंने पहले से ही इंतजाम कर रखा है, जायन ने शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया। जब ड्रैगन जमीन पर पहुंचा और देखा कि रेनबो स्कर्ट घास की रक्षा के लिए वहां कुछ भी नहीं है, तो वह खुशी से अपना मुंह खोलकर उस पर झपटा। लेकिन उसी पल घास के चारों ओर से जमीन से अचानक 12 चमकदार बर्फीली क्यूई आइसी चीक की किरणें निकलीं।
हवा में होने के कारण उसके लिए प्रतिक्रिया करना बहुत देर हो चुकी थी और वह बर्फीली क्यूई से बच नहीं पाया, जिससे उसे बर्फ की एक परत में कैद कर दिया गया। सफेद रोशनी जमीन से चमकी और वहां 12 आधा फुट लंबी बर्फ सफेद सेंटीपीड्स 6 विंज फ्रॉस्ट सेंटीपीड्स प्रकट हुई। उनके मुंह से बर्फीली क्यूई निकल रही थी। जब मोनार्क सोल डाइवर्जेंट महागुरु ने जमे हुए जानवर को देखा तो वह हंस पड़ा और बोला, तो आपने अपनी सेंटीपीड्स को उसके चारों ओर तैनात कर रखा था। मैं व्यर्थ चिंतित था। अरमोर्ड अर्थ ड्रैगन काफी मजबूत और कठोर था, लेकिन 12-6 पंखों वाले फ्रॉस्ट सेंटीपीड्स की संयुक्त ठंडी क्यूई के खिलाफ ये पर्याप्त नहीं था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि घात प्रभावी रहा। जायन ने उदासीनता से कहा, मैंने उन्हें सिर्फ सावधानी के तौर पर वहां रखा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उन्हें एक अरमोर्ड अर्थ ड्रैगन का सामना करना पड़ेगा। ये कहकर वह धुंधला गया और वास्ट यांग बर्ड के पीछे प्रकट हो गया। उसकी नजरें उसके कई पूंछ के पंखों पर टिकी थीं। उसने पक्षी की ओर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है कि आप मेरी कुछ बातें समझने में सक्षम हैं। मेरा आपको नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए क्या आप अपने पूंछ के पंखों को स्वेच्छा से छोड़ देंगे या चाहते हैं कि मैं उन्हें फाड़ दूं? वास्ट यांग बर्ड ने स्पष्ट रूप से उसे समझ लिया। जवाब में उसका शरीर कांपने लगा और उसने अनिच्छा और आक्रोश के साथ तेज चीख मारी। जायन का चेहरा गंभीर हो गया और उसने ठंडी आवाज में नाक से आवाज निकाली। बिना कुछ और कहे उसने अपने हाथ के चारों ओर नीली रोशनी लपेटी और पक्षी के पिछले हिस्से की ओर बढ़ गया। पक्षी की आंखों में भय की झलक दिखी। बेबस उसने लाल रोशनी की एक चमक में अपने सभी पूंछ के पंख झाड़ दिए। ये पंख उसके शरीर के सार और रक्तवाहिकाओं से जुड़े थे। अगर उन्हें जबरदस्ती निकाला जाता तो उसके शरीर को काफी नुकसान होता। अगर वह स्वयं उन्हें त्याग देता तो भी उसे शक्ति की हानि होती, लेकिन वह अनावश्यक चोटों से बच सकता था। ये देखकर जायन बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सभी पंखों को अपने हाथ में पकड़ लिया। फिर उसने अपने द्वारा तैयार किए गए एक जेड बॉक्स को निकाला और उन्हें जल्दी से अंदर रख दिया। बॉक्स के ढक्कन को कई ताबीजों से सील करने के बाद उसने इसे सावधानीपूर्वक अपने भंडारण थैली में रख लिया। ये काम हो जाने के बाद उसने अपना हाथ वास्ट यांग बर्ड के सिर के ऊपर रखा और उसमें थोड़ी आध्यात्मिक शक्ति डालकर उसे बेहोश कर दिया। उसने एक मुस्कान छोड़ी और अपना ध्यान जमे हुए अरमोर्ड अर्थ ड्रैगन की ओर मोड़ा। हालांकि राक्षसी जानवर मोटी बर्फ की परत में फंसा हुआ था, लेकिन वह अभी भी होश में था। इसलिए जब उसने देखा कि जायन ने उसकी ओर ध्यान दिया है तो उसकी छोटी आंखों में आतंक छलक रहा था। जायन फिर नीली रोशनी की एक लकीर में नीचे उड़ गया। ... एक तिमाही घंटे बाद बिजली की गति से घाटी के ऊपर सुनहरी रोशनी का एक समूह आया। ये हवा में एक बार घूमा और फिर फीका पड़कर उस बूढ़ी बैंजन वस्त्रधारी महिला के रूप में सामने आया, जो पहले हाई सन पैलेस के गुप्त हॉल में थी। उसके पास एक बहुत ही गंभीर फोंगचू खड़ा था, जिसने कम ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी सांस रोकी हुई थी। उस समय घाटी में खिले आड़ू के पेड़ों के जंगल को ढकने वाले सभी प्रतिबंध पूरी तरह से गायब हो चुके थे। वहां बस एक पेड़ के नीचे एक बेहोश वास्ट यांग बर्ड पड़ा था, जिसके पूंछ के पंख उखाड़े गए थे। जब बूढ़ी महिला ने यह देखा तो वह चौंक कर उस पर अपनी आध्यात्मिक इंद्रियां स्पिरिचुअल सेंस दौड़ाईं। हालांकि उसने पाया कि पक्षी को अपने पूंछ के पंखों के गायब होने से शक्ति का नुकसान हुआ है, वह आराम की सांस ले सकी। लेकिन जब उसने पक्षी के पिछले हिस्से को फिर से देखा तो उसके दिल में गुस्सा भर गया। पक्षी को देखें और देखें कि क्या आप इसे जगा सकते हैं, बूढ़ी महिला ने गंभीर स्वर में आदेश दिया। जब फोंगचू ने यह सुना तो वह पूरी आज्ञाकारिता के साथ बार बार सिर हिलाने लगा और जल्दी से नीचे उड़ गया। अगर हाई सन पैलेस के पूर्वज एंसेस्टर उसे रास्ते में न मिलते तो वह इस गति से इस स्थान पर नहीं पहुंच पाता। बूढ़ी महिला अपने चारों ओर देख रही थी और कुछ सोचने के बाद उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और इस कृत्य के दोषी को खोजने के लिए धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक इंद्रियां छोड़ीं। थोड़ी देर बाद उसके चेहरे का भाव बदल गया, जैसे उसने अचानक कुछ पा लिया हो। उसने नीचे फोंगचू को जल्दी से आदेश दिए और सुनहरी रोशनी की एक लकीर में तेजी से उड़ गई। एक बार जब वह 100 किलोमीटर से अधिक दूर थी तो उसने एक अजीब दिखने वाले खेतीकार कल्टिवेटर को रोका जो पहाड़ी श्रृंखला छोड़ने वाला था। संदेह से भरी हुई बूढ़ी महिला ने ठंडे दिल से पूछा, देखो मैंने किसे पा लिया, ये डेविलवुड सेक्ट के साथी दाओवी माँ फेलो डाउस्ट माँ हैं। आप अपने संप्रदाय में शांति से खेती क्यों नहीं कर रहे? आप हमारी हेवन पीक माउंटेन रेंज में छिपकर क्यों आए? क्या राक्षसी जानवरों का ये हंगामा आपकी करतूत है? वह एक मुखौटा पहने पीले वस्त्रधारी खेतीकार से बात कर रही थी। उसकी आंखों में अमानवीय सुनहरी चमक थी। मुखौटा पहने हुए खेतीकार कल्टिवेटर ने एक सूखी हंसी और भयभीत स्वर में बोला, साथी दाओवी सन फेलो डाउस्ट सन, आप जल्दी आ गए, लेकिन मुझे डर है कि आपने गलत शख्स पकड़ लिया है। मैं सिर्फ एक राक्षसी जानवर डेमन बीस्ट का पीछा कर रहा था और गलती से आपकी पहाड़ी श्रृंखला में घुस गया। मैंने भी निम्न श्रेणी के राक्षसी जानवरों का हंगामा देखा और इसके कारण को खोजने की कोशिश कर रहा था।
जैसे ही बूढ़ी महिला के चेहरे पर बैंगनी रोशनी फैली, उसने नाक से आवाज निकाली और प्रभावशाली आवाज में बोली, तुम एक राक्षसी जानवर का पीछा कर रहे थे। क्या साथी दाओवी माँ को लगता है कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ? तुम एक मध्य नेसेंट सोल, मिड नेसेंट सोल चरण के खेतीकार हो और पूरे साम्राज्य में अपनी गति तकनीकों, मूवमेंट टेक्निक्स के लिए जाने जाते हो। कौन सा जानवर तुम्हें हमारी हेवन पीक माउंटेन रेंज तक खींच लाया होगा? मैंने पहले ही हमारे आसपास 100 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र की खोज की है, और तुम्हारे अलावा मैं उस व्यक्ति को नहीं ढूंढ पाई जिसने ये कृत्य किया हो। क्या हुआ? क्या राक्षसी जानवरों के हंगामे ने हाई सन पैलेस को किसी तरह नुकसान पहुंचाया है? मैं आप जैसे देर नेसेंट सोल, लेट नेसेंट सोल के वरिष्ठों का सम्मान करता हूं जैसा कि मेरे व्यवहार से पता चलता है, लेकिन मैं यह नहीं मान सकता कि आप मुझे फंसा रही हैं। हालांकि मैं आपका सामना नहीं कर सकता, लेकिन मैं बिल्कुल भी बेबस नहीं हूं। मेरे संप्रदाय में कुछ शिष्य हैं जो जानते हैं कि मैं हेवन पीक माउंटेन रेंज में प्रवेश कर चुका हूं। अच्छा होगा कि आप धर्म और अधर्म के मार्ग, राइचस एंड डेविलिश डाओ के बीच युद्ध छेड़ने से पहले फिर से सोचें। हालांकि मुखौटा पहने खेतीकार को लड़ाई का विचार डरावना लग रहा था, लेकिन वह झुकने वाला नहीं था और उसकी आंखों से सुनहरी रोशनी चमकने लगी। बूढ़ी महिला ने अपनी आंखें सिकुड़ी और बहुत देर बाद उसने ठंडे दिल से पूछा, क्या तुमने सच में यह नहीं किया? मुखौटा पहने आदमी ने उसकी बात सुनकर राहत महसूस की और वह विनम्र हो गया। अगर साथी दाओवी सन चाहें तो मैं एक शपथ ले सकता हूं, लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता कि आपके संप्रदाय के साथ क्या हुआ है। बूढ़ी महिला के चेहरे का भाव शिथिल हो गया और उसने कहा, साथी दाओवी को शपथ लेने की जरूरत नहीं है। आपने ये काम नहीं किया होगा। डेविलवुड सेक्ट में आपकी स्थिति के साथ आप अपने ओहदे के अनुरूप कोई शर्मनाक काम नहीं करेंगे। इसके अलावा मैंने कभी नहीं सुना कि आपके पास राक्षसी जानवरों को आकर्षित करने की क्षमता है। लेकिन चूंकि आपका महान स्वयं हमारी हेवन पीक माउंटेन रेंज में एक राक्षसी जानवर को खोजने आया है, तो ये काफी दुर्लभ होना चाहिए। आप मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताते? जानते हुए कि उसे संदेह से मुक्त होने के लिए सच बोलना होगा, उसने जल्दी से समझाया, वह राक्षसी जानवर सच में दुर्लभ है, लेकिन मुझे डर है कि यह आपके संप्रदाय के वास्ट यांग बर्ड के स्तर पर नहीं है। यह एक आर्मोर्ड अर्थ ड्रैगन था जो अभी 7वीं श्रेणी में उन्नत हुआ था। मैंने इसे आसन प्रांत के एक पहाड़ में खोजा था, लेकिन यह बहुत ही चालाक था और धरती में चलने की तकनीकों में कुशल था। मैंने इसका लगभग 1 सप्ताह तक पीछा किया और फिर यहाँ पहुंचा। एक 7वीं श्रेणी का आर्मोर्ड अर्थ ड्रैगन। बूढ़ी महिला ने आश्चर्य से चिल्लाकर कहा, यह वाकई एक दुर्लभ राक्षसी जानवर है, खासकर इतनी उच्च श्रेणी में। यह कोई आश्चर्य नहीं कि साथी दाओवी माँ इतने उतावले थे। अब जब साथी दाओवी ने प्रस्थान किया है, तो क्या इसका मतलब है कि आपने इसे पकड़ लिया? मैंने इस जानवर की प्रसिद्धि के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन अपनी आंखों से कभी नहीं देखा। क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? मुझे डर है कि मुझे आपको निराश करना होगा, साथी दाओवी सन। राक्षसी जानवर के हंगामे में मेरी गुप्त तकनीक अचानक प्रभावहीन हो गई और मैं जानवर को और नहीं खोज पाया। लेकिन बूढ़ी महिला की आंखों में एक चमक आई। लेकिन जैसे ही मैं जानवर की तलाश कर रहा था, मैंने आसमान से होकर गुजरती हुई नीली रोशनी अजूर लाइट की एक लकीर देखी। ये काफी तेज थी और ऐसा नहीं लग रहा था कि यह आपके महल के किसी खेतीकार की हो। मेरा अनुमान है कि उनका पहाड़ी श्रृंखला में हुए अजीब हंगामे से कुछ लेना देना था। मैं सोच रहा था कि उनका पीछा करूं और पता लगाऊं कि क्या हुआ है, लेकिन वह बहुत तेज थी। एक पल बाद मैं उसे आंखों से ओझल कर दिया। फिर साथी दाओवी सन ने मुझे पा लिया। मुखौटा पहने आदमी ने एक व्यंग्यात्मक हंसी हंसी। बूढ़ी महिला के भाव बदल गए और उसने जल्दी से पूछा, एक नीली लकीर? और आपने कहा कि वे अभी यहाँ थे। वे किस दिशा में गए? मुखौटा पहने खेतीकार ने पलकें झपकाईं और शांत भाव से जवाब दिया, वे पहाड़ी श्रृंखला से बाहर उड़ गए। आपकी क्षमताओं के साथ आप उनका पीछा करने में सक्षम हो सकती हैं। एक नए सुराग के साथ उसने जल्दी से कहा, बहुत बहुत धन्यवाद साथी दाओवी माँ। मैं स्वयं एक नजर डालकर देखती हूँ। और चूंकि वह आर्मोर्ड अर्थ ड्रैगन गायब हो गया, तो आपको भी पहाड़ी श्रृंखला छोड़ देनी चाहिए। हमारे संप्रदाय और निष्ठाएं विरोध में हैं और उनके अपने क्षेत्र हैं। जब मैं वापस आऊंगी तो मुझे यहाँ आपको इधर उधर भटकते नहीं देखना चाहिए। फिर वह सुनहरी रोशनी की एक धारा में उड़ गई। जब मुखौटा पहने आदमी ने उसे क्षितिज में ओझल होते देखा, तो वह बड़बड़ाया और अपने आप से बोला, वह बूढ़ी डायन अफवाहों के अनुसार ही निपटने में कठिन है। जैसे ही उसे चाहिए जानकारी मिली, वह तुरंत दुश्मन बन गई। हमारे संप्रदाय विरोध में हैं। हाँ, आप तो बस आर्मोर्ड अर्थ ड्रैगन को अपने लिए हथियाना चाहती हैं। अगर मैंने सही महसूस किया, तो वह नीली रोशनी की लकीर का आर्मोर्ड अर्थ ड्रैगन के गायब होने से कुछ लेना देना होना चाहिए। और उसकी गति देर नेसेंट सोल चरण के खेतीकार से कम नहीं थी। उनका पीछा करना आसान नहीं होगा। वह पहुंचने पर भी काफी परेशान दिखाई दे रही थी, मानो उस अन्य खेतीकार ने हाई सन पैलेस को काफी नुकसान पहुंचाया हो। क्या खुशी का मामला है।
फिर उसने अपना सिर झुकाकर अपनी कमर पर लगे आध्यात्मिक पशु थैले स्पिरिट बीस्ट पाउच को देखा। एक मुस्कान के साथ वह बुदबुदाया, हालांकि यह हरमोड अर्थ ड्रैगन नहीं है, लेकिन मुझे एक ब्लैक ब्लड स्पाइडर मिल गया, जिससे ये यात्रा काफी सार्थक हो गई। उस व्यक्ति के लिए उस ड्रैगन का प्रकट होना काफी सुविधाजनक था। उसने किसी अज्ञात विधि का उपयोग करके उसे पागल कर दिया। मुखौटा पहने आदमी ने अचानक अपना सिर उठाया और फिर बुदबुदाया, वास्तव में ये राक्षसी जानवरों को आकर्षित करने की एक विधि रही होगी। मुझे इसे जल्दी से वरिष्ठ मार्शल ब्रदर म्यू, सीनियर मार्शल ब्रदर म्यू को रिपोर्ट करना होगा। आसपास एक आखिरी नजर डालने के बाद वह खुद को हरी रोशनी से घेरकर आकाश को चीरता हुआ निकल गया। सन उपनाम वाली बूढ़ी महिला लगभग आधे दिन तक उड़ती रही और लगातार अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों स्पिरिचुअल सेंस से हजारों किलोमीटर की जांच करती रही, लेकिन उसने कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया। बेबस वह वापस लौट सकती थी और उसने जल्दी से घटी घटना की जानकारी को दबा दिया। अगर अन्य संप्रदायों को पता चल जाता तो हाइसन पैलेस हंसी का पात्र बन जाता। सौभाग्य से जिस व्यक्ति ने वास्ट यांग बर्ड पर हमला किया था, उसने उसे मारने के बजाय केवल उसके पूंछ के पंख ले लिए थे। 30 साल और कई आध्यात्मिक दवाओं के साथ उसे अपनी ताकत पूरी तरह से वापस मिल जानी चाहिए। नतीजतन वह अपनी शिकायतों को दबा सकती थी, लेकिन निजी तौर पर उसने ये पता लगाने के लिए कुशल शिष्यों का एक छोटा समूह भेजा था कि क्या कोई नेसेंट सोल चरण के विचित्र लोग थे जो ऐसे खजाने को परिशोधित करने की कोशिश कर रहे थे जो वास्ट यांग बर्ड के पंखों का उपयोग करते थे। आध्यात्मिक पक्षी के लिए बदला लेने के अलावा वह इस व्यक्ति को ढूंढना भी चाहती थी ताकि राक्षसी जानवरों को आकर्षित करने की विधि प्राप्त की जा सके। अगर वह इसे प्राप्त कर लेती तो राक्षसी जानवरों को पालना या उनके कोर प्राप्त करना एक सरल और आसान मामला होगा। जाहिर है वह इस विचार के साथ अकेली नहीं थी। डेविलवुड सेक्ट ने भी ये देखने के लिए अपने कई शिष्यों को भेजा था कि क्या हाल ही में लॉन्ग प्रांत लॉन्ग प्रोविंस के पास कोई अपरिचित नेसेंट सोल खेतीकार प्रकट हुए थे। प्रांत की 2 महाशक्तियों की यह छिपी हुई कार्रवाइयों ने क्षेत्र के कुछ चतुर कबीलों और संप्रदायों को डरा दिया। उन सभी ने अनुमान लगाया कि क्षेत्र का संतुलन जल्द ही ढह जाएगा और 2 महान संप्रदायों के बीच युद्ध होगा। जब विभिन्न छोटी शक्तियां घबरा रही थीं, गठबंधन बना रही थीं और क्षेत्र से हट रही थीं, पूरे लॉन प्रांत का माहौल तनावपूर्ण हो गया। जाहिर है जायन ली को नहीं पता था कि उसके कार्यों से ऐसा परिणाम निकलेगा। उस समय उसने अपनी प्राप्त की गई लूट की जांच करने के लिए एक अनाम पहाड़ के ऊपर एक अस्थायी पत्थर का कमरा बनाया था। 5 लगभग भ्रामक ज्वालामुखी पंख। काफी अच्छे मूड में मोनार्क सोल डाइवर्जेंट महागुरु ने आलस्य से कहा, आखिर में आपका पीछा करने वाली महिला हाइसन पैलेस की देर नेसेंट सोल खेतीकार होनी चाहिए। हालांकि उसकी खेती असाधारण थी, लेकिन उसकी आध्यात्मिक इंद्रियां काफी साधारण थीं और वह आपके क्यूई चीख को रोकने के बाद आपको पहचानने में सक्षम नहीं थी। अन्यथा ये काफी परेशानी का कारण बन सकता था। जायम हंसा और बोला, सबसे बुरे में मुझे केवल एक बार ब्लड शेडो एवेजन का उपयोग करना होगा। मुझे विश्वास नहीं है कि इस दुनिया में एक और पवित्र पशु अवतार सेक्रेड बीस्ट इनकार्नेशन है जिससे मैं टकरा सकूं। हालांकि मुझे छिपने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उस बूढ़ी महिला ने एक गति तकनीक का अभ्यास किया था जो मेरी तुलना में काफी तेज थी। जरूर, और यह भी प्रतीत होता है कि आपने जो जोखिम उठाए हैं वे फलदायी साबित हुए हैं। न केवल आपने इतने सारे ज्वालामुखी पंख प्राप्त किए हैं, बल्कि एक दुर्लभ हरमोड अर्थ ड्रैगन भी। अगर आप इसे पाल सकते हैं तो भविष्य में अन्य सांसारिक खजानों को प्राप्त करने की उच्च संभावना होगी। मोनार्क सोल डाइवर्जेंट महागुरु ने संतुष्टि के साथ कहा, ये सही है, लेकिन ये राक्षसी जानवर पूरी तरह से विकसित हो चुका है। इसे आसानी से कैसे पाला जा सकता है? मैं केवल भाग्य से ही सफल हो पाऊंगा। कोई बात नहीं, पूरी तरह से विकसित राक्षसी जानवर को पालना वास्तव में जितना कल्पना की जाती है उतना कठिन नहीं है। उच्च बुद्धि वाले जानवरों को पालना विशेष रूप से आसान होता है। मोनार्क सोल डाइवर्जन ने अनुभव से भरे शांत स्वर में कहा। जायम ने अपनी भौं उठाए और आश्चर्य का एक निशान दिखाया। ओह, तो ऐसा था। आप पता लगा लेंगे। इस हरमोड अर्थ ड्रैगन की बुद्धि से प्रतीत होता है कि इसे पालना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। मुझे आशा है, जायम हंसा, लेकिन मुझे पहले जानवर के स्वभाव को कम करना चाहिए और फिर उसे पालने का बेहतर समय ढूंढना चाहिए। पहले मैं इन ज्वालामुखी पंखों को संभालूंगा और फिर जिन कैपिटल के व्यापार मेले की ओर बढ़ूंगा। ये देखने का समय है कि जिन साम्राज्य का सबसे बड़ा शहर कैसा है। मैं अतीत में एक बार जिन राजधानी गया था। हालांकि यह नश्वरों का शहर था, लेकिन ये काफी प्रभावशाली और असाधारण था। मोनार्क सोल डाइवर्जन ने प्रशंसा की। अब मैं जिन राजधानी को और भी अधिक देखना चाहता हूँ। सौभाग्य से हम बहुत दूर नहीं हैं। पंखों का इलाज करने में केवल 1 दिन लगना चाहिए। पहुंचने के लिए 3 महीने का समय पर्याप्त से अधिक होना चाहिए। जायम ने शांत भाव से कहा। नीली रोशनी की एक चमक के बाद पंखों में से एक को छोड़कर सभी बिना किसी निशान के गायब हो गए।
जायंट ने शेष पंख को हवा में उछाला और उस पर नासेंट फ्लेम का एक बादल फेंका। अचानक पंख नीली और लाल रोशनी के एक शानदार प्रदर्शन में जगमगा उठा। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक मंत्र मुद्रा में अपने हाथों को पकड़ते हुए ध्यान में डूबने के लिए बैठ गया। एक दिन बीत गया और जायंट पत्थर के कमरे से बाहर निकला और पहाड़ से प्रस्थान करते हुए जिन एम्पायर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा, जहां नश्वर दुनिया का सबसे बड़ा शहर जिन राजधानी जिन कैपिटल स्थित था। व्यापार मेले की शुरुआत में अभी भी काफी समय बाकी था, इसलिए जायंट ने संदेह से बचने के लिए एक सामान्य कोर फॉर्मेशन खेतीकार की गति से आराम से उड़ान भरी। जल्द ही वह लॉन्ग प्रोवेंस छोड़कर बिना किसी समस्या के पड़ोसी क्षेत्र में प्रवेश कर गया। फिर उसने विंड राइडिंग चैरियट बाहर निकाला और सफेद रोशनी की एक लकीर में भयंकर गति से उड़ गया। जैसे जैसे वह उड़ रहा था, उसने धीरे धीरे अपनी नासेंट सोल खेती का आभास दिखाया और कुछ निम्न श्रेणी के खेतीकार जिनके ऊपर से वह गुजरा, उन्होंने आदर के साथ दूरी बनाई। एक महीने बाद जायंट जिन राजधानी के ठीक सटे हुए जिनजियांग प्रोविंस में प्रवेश कर गया। उसने विंड राइडिंग चैरियट को अपने पास रख लिया और फिर से अपनी गति और आभास को प्रतिबंधित करके उड़ान भरी। आखिरकार महान जिन साम्राज्य के केंद्र में निश्चित रूप से कई उच्च श्रेणी के खेतीकार होंगे। वह अनावश्यक ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था। 2 हफ्ते बाद जायंट नीले कन्फ्यूशियन पोशाक अजूर कन्फ्यूशन रोब्स पहने हुए एक जीर्ण गाड़ी पर सवार था जिसे एक बीमार पुराना घोड़ा खींच रहा था। उस समय वह टूटी फूटी गाड़ी के सामने बैठा था और उसका शरीर गाड़ी के साथ हिल रहा था। उसकी आंखें आधी बंद थीं, मानो वह ऊँघ रहा हो। वास्तव में वह गुप्त रूप से कई दिन पहले ली गई सोल स्नोपिल को परिशोधित कर रहा था। डेविलफॉल वैली के स्थानिक पॉकेट से बाहर निकलने के बाद उसने पहले ही उनमें से 1 दर्जन से अधिक ले ली थीं। ये गोली प्राचीन काल की होने के योग्य थी। उसने सेलेस्टियल आइस फ्लेम्स और 6 विंग्ड फ्रॉस्ट सेंटीपीड्स की हिमिया ग्लेशियल चीक में पहले से ही परिशोधित शुद्धता की वृद्धि स्पष्ट रूप से महसूस की। यहां तक कि बैंगनी शिखर ज्वाला पर्पल एपेक्स फ्लेम्स में मौजूद अशुद्धियों का निशान भी धीरे धीरे गायब होने लगा, जिससे उनकी पोटेंसी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण था कि दवा की गोली का सेवन करना आसान नहीं था। प्रत्येक गोली को उसके अंदर परिशोधित होने में 3 से 4 महीने लगते थे, जिससे जायंट काफी निराश था। अगर वह हर महीने 1 गोली का सेवन कर पाता तो वह अनुमान लगाता कि 100 साल के समय में उसकी बैंगनी शिखर ज्वाला पर्पल एपेक्स फ्लेम्स 1000 किलोमीटर की भूमि को बर्फ में सील करने के पौराणिक चरण तक पहुंच सकती थी। फिर भी वर्तमान में बैंगनी शिखर ज्वाला पर्पल एपेक्स फ्लेम्स देवता और धर्मपरायण दाओ डेविल एंड राइचस दाओ के शीर्ष तकनीकों से कम नहीं थी। ऐसा लगता था कि कोई भी क्षमता नहीं थी जो उन्हें वास्तव में वश में कर सके। जायंट इस जीर्ण गाड़ी पर इसलिए यात्रा कर रहा था क्योंकि जिन राजधानी साम्राज्य की नश्वर राजधानी थी। महान जिन खेती की दुनिया में एक अलिखित नियम था जो जिन राजधानी के 500 किलोमीटर के भीतर युद्ध और उड़ान भरने पर प्रतिबंध लगाता था, जो महान जिन की शाही सरकार के प्रति सम्मान का संकेत था क्योंकि खेतीकारों और नश्वरों का महान जिन में एक निश्चित स्तर पर सह अस्तित्व था। हालांकि नेसेंट सोल और यहां तक कि कोर फॉर्मेशन के खेतीकार जो बचाव की तकनीकों में कुशल थे, वे इस नियम को नजरअंदाज कर देते थे। आखिरकार जिन राजधानी में गश्त करने वाले अक्सर महान जिन की शाही सरकार द्वारा काम पर रखे गए भटकने वाले खेतीकार होते थे, उनकी खेती आमतौर पर बहुत अधिक नहीं होती थी। तब तक कोई समस्या नहीं होती जब तक कि वे किसी को नियम तोड़ते नहीं देखते या खुलेआम नीची ऊंचाई पर बेशर्मी से नहीं उड़ते थे। जायंट ने भी इस नियम को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन चूंकि उसके पास पर्याप्त समय था और वह एक स्नो सोल पिल को परिशोधित करना चाहता था, वह 100 किलोमीटर दूर एक छोटे गांव में उतरा और एक पुराना घोड़ा और गाड़ी खरीदकर आराम से राजधानी की ओर चल पड़ा। जायंट को रास्ते में कुछ निम्न श्रेणी के खेतीकार मिले जो घोड़े की सवारी और गाड़ियों का उपयोग करके राजधानी की ओर जा रहे थे। हालांकि वह परेशान नहीं होना चाहता था और उसने अपनी जादुई शक्ति को पूरी तरह से वश में कर लिया, खुद को एक साधारण नश्वर व्यक्ति जैसा बना लिया। नतीजतन इनमें से किसी भी निम्न श्रेणी के खेतीकार ने जायंट को थोड़ी भी परेशानी नहीं दी, और चूंकि उसकी गाड़ी विशेष रूप से तेज नहीं जा रही थी, उसे कम से कम 10 अलग अलग काफिलों द्वारा पार किया गया था। हालांकि जायंट सोल स्नोपिल को परिशोधित करते हुए सड़क पर अपना काम देखता रहा, लेकिन जब उसने दूरी में घमासान भरे घोड़ों के खुरों की आवाज सुनी तो उसका माथा सिकुड़ गया। अपना चेहरा बदले बिना उसने अपनी आंखें खोली और अपनी गोद में रखी लगाम खींची। बूढ़े घोड़े ने आज्ञाकारी होकर गाड़ी को सड़क के किनारे खड़ा कर दिया। जायंट ने आलस्य से अपना सिर मोड़ा और अपने पीछे से उठती हुई धूल का एक बादल देखा। धूल के भीतर बैनर फड़फड़ा रहे थे, मानो शक्ति का प्रदर्शन किया जा रहा हो।
जैसे ही धूल का बादल उसके पास पहुंचा, वह उनमें चांदी के कवच में लिपटे घुड़सवारों को धुंधले तौर पर देख सका, जिनमें से प्रत्येक की पीठ पर धनुष और कमर पर तलवारें लटकी थीं। ये सैनिक मजबूत और ऋतु से ग्रस्त दिखाई दे रहे थे और उनका नेतृत्व एक मध्यम आयु वाले व्यक्ति कर रहा था जो कढ़ाईदार वस्त्र एम्ब्रॉयडर्ड रोब्स पहने था और उसकी कमर पर लंबी तलवार थी। उसने अपनी पीठ पर एक बड़ा बैनर लगाया था जिस पर बोल्ड अक्षरों में राजा किंग लिखा था। घुड़सवारों के बीच में कई जैद की गाड़ियां जेड कैरेजेस थीं जो आध्यात्मिक प्रकाश से धुंधली चमक रही थीं, जिन्हें कई उत्तम घोड़े तेजी से खींच रहे थे। महान गति से यात्रा करने के बावजूद गाड़ियां हिलती नहीं थीं। जादुई उपकरण मैजिक टूल्स। जब जायंट ने गाड़ियों को देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियां स्पिरिचुअल सेंस उन पर से गुजारी और पाया कि गाड़ियों में से एक को छोड़कर जिसमें खेतीकारों का मंद आभास था, बाकी सभी सामान के ढेर से भरी हुई थीं। हालांकि आभास काफी कमजोर था, लेकिन सामान्य खेतीकारों का इन सैनिकों के बीच मिलना काफी आश्चर्यजनक था। फिर उसने अपनी लगाम खींची और अपनी गाड़ी को पूरी तरह से रुकवा लिया, समूह को रास्ता दिया। घुड़सवारों की सेना लगभग 400 की संख्या में प्रतीत होती थी, लेकिन जब वे उसके पास से गुजरे तो उनकी अद्भुत गति से उत्पन्न हवा के तूफान से उसकी गाड़ी हिलने लगी। जायम की आंखें चमकी और उसने देखा कि इन घुड़सवारों के शरीर पर अपराधी क्यूइक बेलफुल चीख थी, जो संभवतः युद्ध से आई थी। ये साधारण शहर के रक्षक नहीं थे, बल्कि सीमावर्ती अग्रदूत थे जो अक्सर खूनी झड़पों में हिस्सा लेते थे। उसने सुना था कि महान जिनकी सीमा दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में अन्य अवांछनीय सभ्यताओं से मिलती थी और नश्वर स्थानीय लोग अक्सर उनके साथ युद्ध करते थे। केवल सच्चे खूनी सैनिक ही इन अराजक क्षेत्रों में दिखाई देते थे। जैसे ही जायम ने ये सोचा, जैद की गाड़ियां उसके पास से गुजरीं। उनमें से एक गाड़ी में किसी ने खिड़की के संकीर्ण शटर से उसे देख लिया और उन्होंने एक हल्की सी चीख निकाली। जायम इस प्रतिक्रिया से आश्चर्यचकित लगा और वह अपना सिर उठाए बिना नहीं रह सका। उसने एक जोड़ी आंखें देखी जो परिचित लग रही थीं। जैसे ही वह सोच रहा था कि वह व्यक्ति कौन है, वे पहले ही दूर चले गए थे। जायम ने उन सैनिकों के दल का निरीक्षण करने के बाद वह विचारमग्न हो गया और अंततः अपना सिर हिलाकर अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से गाड़ी को खोजने के विचार को त्याग दिया। गाड़ी पर कुछ सरल पृथक्करण प्रतिबंध आइसोलेशन रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, और अगर वह जासूसी करने की कोशिश करता तो अंदर बैठे व्यक्ति को पता चल जाता। इसके अलावा वे केवल ची कंडेंसेशन खेती वाले खेतीकार थे। वह कुछ निम्न श्रेणी के खेतीकारों के कारण परेशान नहीं होना चाहता था। घुड़सवारों को दूर जाते देखकर जायम ने मुख्य मार्ग पर अपनी यात्रा फिर से शुरू की। वह 5 किलोमीटर तक यात्रा करता रहा जब वह सड़क के एक चौराहे पर पहुंचा। सड़क के किनारे एक बड़ा हरा भरा जंगल उगा हुआ था और उसके पास कुछ सरल चाय की दुकानें बनी हुई थीं। कई गाड़ियां यहां रुकी हुई थीं, जिनके मालिक चाय और भोजन के लिए इन सरल दुकानों में गए थे। आखिरकार ये स्थान जिन राजधानी के अंदर पहुंचने से पहले का एकमात्र पड़ाव था। अधिकांश यात्री थोड़ी देर के विश्राम के लिए यहां रुकते थे। जायम की नजर इधर उधर गई और उसने देखा कि चांदी के कवच वाले घुड़सवार अपने घोड़ों से उतरकर जंगल के किनारे आराम कर रहे थे। कई जैद की गाड़ियां भी रुकी हुई थीं, लेकिन उनमें से एक खुली हुई और खाली थी। जहां तक प्रभारी चांदी वस्त्रों वाले मध्यम आयु वाले व्यक्ति का सवाल था, वह भी अनुपस्थित था। जायम का माथा सिकुड़ गया और उसने अनजाने में अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को पास की कई चाय की दुकानों पर से गुजारा। जल्द ही उसने अपने घोड़े को सड़क पर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन उसी क्षण एक सैनिक ने उसकी गाड़ी देखी और लंबे दगलों में उसकी ओर चला। जायम के आश्चर्य के लिए उसने गाड़ी का रास्ता रोक लिया। घुड़सवार ने उसे सलाम किया और उदासीन स्वर में पूछा, युवा महोदय, क्या आपका उपनाम हान है? बिल्कुल सही, मेरा उपनाम हान है। क्या आपको मुझसे कोई काम है? चूंकि यह सच में युवा महोदय हान है, हमारी कुल की युवा मिस्सी यंग मिस्ट्रेस आपसे चाय पीते हुए बात करना चाहती हैं। पहले जैद की गाड़ी से देखी गई उज्ज्वल आंखों की जोड़ी को याद करते हुए और एक क्षण के लिए सोचने के बाद जायम ने सिर हिलाया। तुम्हारी कुल की युवा मिस्सी? ओह ठीक है, मैं चलूंगा। युवा महोदय, हमारी कुल की युवा मिस उस चाय की दुकान में हैं। कृपया मेरे साथ आएं, सैनिक ने गहरी आवाज में कहा और जंगल की ओर इशारा किया। फिर 2 अन्य सैनिक आए और जायम की गाड़ी का प्रभार ले लिया। थोड़ी देर बाद जायम दुकान में प्रवेश किया और उसे 2 स्त्रियां और एक पुरुष मिले। वह पुरुष उस नक्काशीदार वस्त्रों वाला मध्यम आयु का व्यक्ति था जिसे वह पहले देख चुका था। उसका चेहरा लंबा था और वह शांत, शक्तिशाली स्वभाव वाला था। जहां तक अन्य 2 युवा महिलाओं का सवाल था, वे ची कंडेंसेशन की 7वीं और 5वीं परत की खेतीकार थीं। जायम के प्रवेश पर पुरुष स्थिर रहा, लेकिन जब 2 महिलाओं ने जायम को अंदर आते देखा तो उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। कम खेती वाली महिला ने अपना होंठ काटा और फिर कुछ खुशी के साथ बोली, भाई हान ब्रदर, हाँ मुझे आपसे मिले कई साल हो गए हैं।
मुझे नहीं लगता था कि मैं आपसे फिर मिल पाऊंगी। मैं आपके द्वारा खेती मार्गदर्शन में दिए गए अपने अनुग्रह को कभी नहीं भूलूंगी। आश्चर्यचकित होकर जायम मुस्कुराया और बोला, तो ये युवा मिस काओ, यंग मिस काओ थीं। ये वास्तव में एक संयोग है। मुझे आशा है कि आपने मेरे अचानक प्रस्थान पर नाराजगी नहीं मानी। यह महिला काउंटी अधिकारी की बेटी काओ मेंगरोंग थी, जिससे उसकी मुलाकात कई साल पहले महान जिन में प्रवेश करते समय हुई थी। मुझे यकीन है कि वरिष्ठ हान सीनियर हाँ के पास उस समय जल्दी का काम था, इसलिए मैं आपको दोष नहीं दे सकती। ये सही है, मुझे आपसे परिचय कराना चाहिए। ये वरिष्ठ मार्शल सिस्टर वांग सीनियर मार्शल सिस्टर वैंग हैं। उन्होंने मेरा ख्याल रखा जब मैं अभी भी अपने संप्रदाय में था। हम लगभग खून की बहनों की तरह करीब हैं। और यह वरिष्ठ मार्शल सिस्टर वांग के चाचा हैं, एक जनरल जो साम्राज्य के दक्षिण के प्रसिद्ध स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें सम्राट के सामने हाजिर होने के आदेश मिले हैं। जायम ने काओ मेंगरोंग की वरिष्ठ मार्शल सिस्टर को आदरपूर्वक सिर हिलाया, लेकिन जब उसने उस व्यक्ति की असाधारण स्थिति के बारे में सुना तो उसके भाव बदल गए और उसने कहा, साउथ पिले जनरल, तो आप महान जिन के 8 प्रसिद्ध जनरलों में से एक थे। मैं बहुत अशिष्ट रहा। हालांकि वह महान जिन की अदालत के बारे में बहुत कम समझता था, लेकिन वह इसके प्रसिद्ध अधिकारियों से अच्छी तरह वाकिफ था। 8 महान जनरलों ने साम्राज्य में सैन्य शक्ति के बहुमत को नियंत्रित किया था। उनमें से प्रत्येक के आदेश में लाखों की संख्या में सेनाएं थीं, जो कठोर अभिजात वर्ग के साथ सीमा पर स्थित शहरों की रक्षा करती थीं। हालांकि जायम को इन जनरलों के बारे में इसलिए पता था, न कि नश्वर दुनिया की किसी चिंता के कारण, बल्कि इसलिए कि 3 महान जनरल शाही परिवार के रिश्तेदार थे। जहां तक बाकी का सवाल था, उन्हें अपनी स्थिति हासिल करने के लिए खेती की दुनिया की विभिन्न महाशक्तियों से सहायता प्राप्त थी। यहां तक कि महान जिन के शाही परिवार भी आसानी से उनका विरोध नहीं कर सकते थे। और चूंकि साउथ पिले जनरल शाही परिवार से संबंधित नहीं था, ये निश्चित था कि उनका इन गुटों में से किसी एक के साथ संबंध था। जनरल ने मुस्कुराते हुए जायम की ओर हाथ जोड़ा। मैंने मेंगरोंग से सुना है कि महोदय हान सहा एक खेतीकार कल्टिवेटर हैं। चूंकि मैं केवल एक नश्वर व्यक्ति हूं, मैं आपके सामने श्रेष्ठ कैसे मान सकता हूं? बेशक, जायम जानता था कि वह केवल विनम्रता दिखा रहा था। अपनी पहचान के साथ उसे कोर फॉर्मेशन खेतीकारों की सेवा आकर्षित करना मुश्किल नहीं लगेगा, लेकिन नासेंट सोल खेतीकार नहीं। जायम ने पहले काओ मेंगरोंग के सामने खुलासा किया था कि वह केवल ची कंडेंसेशन चरण में था, लेकिन यह व्यक्ति जायम जैसे मामूली खेतीकार के साथ इतनी शिष्टता व्यवहार करने के लिए काफी असाधारण था। और बिना किसी उच्च श्रेणी के खेतीकार की रक्षा के राजधानी की ओर जाना भी काफी साहसिक काम था। इसे ध्यान में रखते हुए जायम ने विनम्रता से जवाब दिया, मैं ढीठ होने की हिम्मत नहीं करता। जनरल वांग बहुत विनम्र हो रहे हैं। मेरे जैसे भटकने वाले खेतीकारों ने भी आपकी सैन्य प्रतिभा के बारे में लंबे समय से सुना है। युवा मिस वांग, यंग मिस वैंग ने मुस्कान के साथ होंठ बनाए और कहा, साथी दाओविहान फेलो डाउस्ट, मैंने सुना है कि आपने जूनियर मार्शल सिस्टर काओ को खेती मार्गदर्शन दिया है। परिणामस्वरूप उसने कुछ ही वर्षों में 2 परतों को बढ़ाने में कामयाबी हासिल की। जब मेरे गुरु मास्टर को ये पता चला तो उन्होंने बार बार जूनियर मार्शल सिस्टर काओ के भाग्य की प्रशंसा की और सुझाव दिया कि भाई हान ने संभवतः अपनी असली खेती को छुपाया है, क्योंकि साधारण खेतीकार बिल्कुल भी ऐसे अकल्पनीय परिणाम नहीं दे सकते। अब जब साथी दाओविहान के शरीर में आध्यात्मिक स्पिरिचुअल ची की कमी है, तो ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि आपने एक नियंत्रण तकनीक ची रिस्ट्रेनिंग टेक्निक में महारत हासिल की है। ऐसा लगता है कि मेरे गुरु ने सही अनुमान लगाया था। जायम को फिर से देखकर खुशी के आवेग में डूबी काओ मेंगरोंग जाग गई और उसने उसकी जांच की और पाया कि उसके शरीर में पूरी तरह से किसी भी आध्यात्मिक के उतार चढ़ाव की कमी थी। आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति के साथ उसने चीख कर कहा, क्या ऐसा था? भाई हान, आपकी खेती तो होनी चाहिए। वह मुस्कुराया और शांत भाव से जवाब दिया, उस समय मुझे कोई दुर्घटना हुई थी और मुझे भारी चोटें आई थीं, जिससे मेरी खेती को भी बहुत नुकसान पहुंचा था। मैं अब इसे कुछ हद तक बहाल करने में कामयाब रहा हूं, लेकिन मेरा इरादा नहीं था कि मैं ये साथी दाओवी काओ से छुपाऊं। ये स्पष्ट था कि उसकी अपनी असली खेती का खुलासा करने का कोई इरादा नहीं था। युवा मिस वांग ने पलकें झपकाईं और उसने जायम की सावधानीपूर्वक जांच की। परिणामस्वरूप वह जायम के शरीर से कुछ भी महसूस करने में सक्षम नहीं हुई। अपने आश्चर्य के बावजूद वह मीठे से मुस्कुराए और बोली, उस स्थिति में साथी दाओविहान को वरिष्ठ सीनियर कहना अधिक उपयुक्त होगा। मुझे आशा है कि वरिष्ठ को इस बात का अपराध नहीं लेंगे कि जूनियर मार्शल सिस्टर काओ ने आपके साथ अतीत में समान व्यवहार किया था। मैं एक वरिष्ठ जायम ने अपना सिर हिलाया। मैं महान जिन में केवल एक भटकने वाला खेतीकार हूं और मुझे उपाधियों की परवाह नहीं है। चूंकि मैं साथी दाओवी काओ का ऋणी हूं, ये ठीक है कि वह मेरे साथ समान व्यवहार करे।
जब काओ मेंगरोंग ने ये सुना तो उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और फिर वह लज्जित हो गई क्योंकि वह चुपचाप जायम की बातों को स्वीकार कर लिया। जनरल ने उनकी बातचीत सुनी और फिर शांत भाव से प्रस्ताव रखा तो ये पता चला कि महोदय हान वास्तव में गहरी जादुई शक्ति वाले विशेषज्ञ थे। हालांकि मैं केवल एक नश्वर हूँ, मुझे खेतीकारों के साथ जुड़ना पसंद है। चूंकि ऐसा लगता है कि आप भी राजधानी जाना चाहते हैं, क्या आप वहां एक साथ जाना चाहेंगे? जायम ने एक क्षण के लिए सोचा और फिर कहा, साथ यात्रा करें। मैं स्वीकार करता हूँ, परेशान करने के लिए क्षमा करें। वह भी सोच रहा था कि जिन राजधानी से परिचित किसी को ढूंढे और उससे व्यापार मेले के बारे में बताए। अब जब ये प्रसिद्ध व्यक्ति उसके सामने प्रकट हो गया था तो उसे काफी कुछ पता होना चाहिए, भले ही वह एक नश्वर था। इसके बाद जायम और दोनों महिलाओं ने त्वरित बातचीत की और उसने पता लगाया कि काओ मेंगरोंग के पिता एक मामूली काउंटी अधिकारी से सफलतापूर्वक राजधानी में एक सैन्य अधिकारी बन गए थे। हालांकि उनका पद नाम में अधिक ऊंचा नहीं था, लेकिन साम्राज्य के बाहरी इलाकों से वहां स्थानांतरित होना प्रतिष्ठा में एक महत्वपूर्ण वृद्धि थी। लेकिन जब उसके पिता राजधानी में चले गए तो वह सीलबंद एकांत सेक्लूजन में खेती कर रही थी और उनके साथ यात्रा नहीं कर सकी। जब उसकी वरिष्ठ मार्शल सिस्टर वांग और उसके चाचा उसके निवास से गुजरे तो काओ मेंगरोंग अचानक एकांत से बाहर निकली और जल्द ही वे राजधानी के लिए उनके साथ यात्रा कर रही थी। जहां तक जायम का सवाल था, उसने केवल अतीत के बारे में कुछ आवारा शब्दों का उल्लेख किया, यह उल्लेख करते हुए कि वह अपनी चोटों से उबर रहा था और हाल ही में एकांत से बाहर निकला था। बेशक उसने विस्तार में नहीं बताया था। दोनों खेतीकारों ने आगे कोई विवरण नहीं पूछा। आखिरकार जायम को मूल रूप से बर्फ में सील किए हुए पाया गया था और उस समय उसकी चोटें स्पष्ट रूप से भारी थीं। ऐसा नहीं लगता था कि वे कुछ वर्षों में ठीक हो सकती थीं। उसी समय चाय की दुकान का एक वेटर अच्छी चाय का बर्तन लेकर आया और तीनों खेतीकार पीने से पहले एक क्षण के लिए बातचीत करने लगे। चाय पीने के बाद जनरल वांग ने आखिरकार जायम से बात करना शुरू किया और अपनी कुछ जागीरों में संग्रहित कुछ छिपी हुई प्राचीन रिकॉर्ड का उल्लेख किया। वह भी कठोर अनुभवी जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा था, बल्कि एक परिश्रमी विद्वान जैसा था। उसे शांत और सभ्य स्वभाव और उसके मित्रवत शब्दों ने जायम पर बहुत अनुकूल प्रभाव डाला। उसने बदले में जनरल वांग को भी प्रभावित करने में कामयाबी हासिल की। हालांकि वह ये नहीं कह सकता था कि वह प्राचीन इतिहास में रुचि रखता था, लेकिन उसने कई प्राचीन रिकॉर्ड और अभिलेखों के माध्यम से खोज करते हुए कई रहस्यों की खोज की थी, और जब उसने उनका उल्लेख किया तो वह जनरल की रुचि को करीब से पकड़ने में सक्षम था। कुछ संक्षिप्त शब्दों के बाद वे एक दूसरे की बातचीत में डूब गए, अन्य दो लोगों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। जब युवा मिस वांग ने ये देखा तो उसने काओ मेंगरोंग की ओर व्यंग्यात्मक मुस्कान दी, लेकिन वह थोड़ी उदास महसूस कर रही थी। वह अपने चाचा की दूर के अतीत के रहस्यों में रुचि से अच्छी तरह वाकिफ थी, क्योंकि वह अक्सर अपने खाली समय में प्राचीन अभिलेखों और पुरानी चीजों को एकत्र करने में डूबा रहता था। अब जब ज्ञानी वरिष्ठ हान सीन यहाँ आ गए थे, ये स्वाभाविक था कि उसका चाचा उसके साथ बातचीत में खो जाए। काओ मेंगरोंग को इस पर कोई शिकायत नहीं थी। वह बस चुपचाप एक तरफ बैठी रही और उनकी बातें सुनती रही। जब भी उसकी नजर अचानक जायम के चेहरे पर पड़ती तो वह जल्दी से अपनी आंखें हटा लेती, जैसे वह अपनी हरकतों को छिपाने की कोशिश कर रही हो। युवा मिस वांग ने इसे चमकती आंखों से देखा और उसकी हरकतों को काफी मजेदार पाया। जब वह अपनी जूनियर मार्शल सिस्टर काओ के साथ सफर में बात कर रही थी तो उसने धुंधले तौर पर महसूस किया था कि उसकी जूनियर मार्शल सिस्टर को सामने वाले व्यक्ति के प्रति स्नेह का भाव था। जब भी वह इस व्यक्ति का उल्लेख करती तो वह धुंधले रूप से लाल हो उठती, जैसे वह अक्सर उसके बारे में सोचती रहती थी। इसने युवा मिस वांग को यह धारणा दी कि साथी दाओवी हान एक सुंदर और आत्मविश्वासी युवक था, क्योंकि उसकी जूनियर मार्शल सिस्टर अपने मार्शल भाइयों के साथ किसी विशेष भावना का व्यवहार नहीं करती थी। लेकिन अब जब उसने जायम को व्यक्तिगत रूप से देखा तो वह अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सकी। ये भटकने वाला खेतीकार न तो वह सुंदर था और न ही वह आत्मविश्वासी युवक जिसकी उसने कल्पना की थी। उसकी उपस्थिति का एकमात्र सुधारक पहलू औसत से अधिक लंबा कद था। इसके अलावा वह सबसे अधिक संभावना फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट खेतीकार था और उसकी जीवन अवधि उसकी जूनियर मार्शल सिस्टर की तुलना में कहीं अधिक होनी चाहिए, जिसे क्यूई कंडेंसेशन चरण से आगे खेती करने की बहुत कम आशा थी। वे वास्तव में एक अच्छे जोड़े नहीं थे। जैसे ही युवा मिस वांग ने गुप्त रूप से यह सोचा, उसने विचार करना शुरू किया कि क्या उसे इस संभावित रिश्ते को बर्बाद करने के लिए कुछ करना चाहिए। उसके दृष्टिकोण से जायम की खेती केवल थोड़ी ऊंची थी। साउथ पिलर जनरल की भतीजी के रूप में जायम को अपना मन बदलवाना उसके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा। अगर वह वास्तव में इनकार करता तो वह बस अपनी जागीर की नौकरी में रखे गए दो कोर फॉर्मेशन खेतीकारों से एक अनुरोध कर सकती थी और उसे विनम्रतापूर्वक चले जाने के लिए मजबूर कर सकती थी।
तो ऐसा था, अतीत में स्वर्ग और पृथ्वी और यिन और यांग में विशाल बदलाव हो रहे थे और उन्होंने अस्थिर आयामी फटन स्पेशल टियर्स पैदा किए जिससे राक्षस और देवता अन्य दुनियाओं से हमारी दुनिया में प्रवेश कर सके। ये पहली बार है जब मैंने ऐसे सिद्धांत के बारे में सुना है। मेरी जागीर के अंतर्गत 2 कोर फॉर्मेशन खेतीकारों ने मुझसे कभी इसका जिक्र नहीं किया। भाईहान वास्तव में ज्ञानी हैं और उन्होंने मेरे दृष्टिकोण का विस्तार किया है। हालांकि फिर भी कुछ है जो मैं समझ नहीं पाया। प्राचीन किंवदंतियों में कुनवु नामक एक अमर पहाड़ का उल्लेख है जहां एक खगोलीय अमर सेलेस्टियल इमॉर्टल निवास करता था। ऐसा कहा जाता है। जनरल वांग अभी भी उत्साह के साथ बोल रहा था। जायम द्वारा एक सवाल का जवाब देने के बाद जनरल वांग एक और सवाल पूछने ही वाला था कि जायम के शरीर से एक ड्रैगन की चीख सुनाई दी। हालांकि यह बहुत जोर से नहीं थी, लेकिन कमरे में मौजूद हर कोई इसे स्पष्ट रूप से सुन सकता था और वे आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। जायम की अभिव्यक्ति बहुत बदल गई और उसके शरीर से नीली रोशनी चमकी और वह दृष्टि से गायब हो गया। दोनों महिलाओं ने जल्दी से आश्चर्य से इधर उधर देखा और पाया कि जायम बाहर प्रकट हो गया था, जिससे उन्हें झटका लगा। वह गंभीर अभिव्यक्ति के साथ आकाश की ओर देख रहा था। क्या कुछ हो गया है साथी दाओवी हान? क्या आपके शरीर में कोई जादुई खजाना मैजिक ट्रेजर है? क्या आप एक कोर फॉर्मेशन खेतीकार हैं? युवा मिस वांग ने आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति के साथ पूछा। जहां तक काओ मेंगरोंग का सवाल था, वह दृढ़ता से एक स्कार्फ को पकड़े हुए थी और उसका चेहरा पीला पड़ गया था क्योंकि वह चुपचाप उसे देख रही थी। जायम ने जल्दी से अपनी शांति फिर से हासिल की और फिर अन्य तीनों की ओर मुड़ा। ये कुछ नहीं है। मैंने महसूस किया कि मेरा एक पुराना मित्र हमारे पास से उड़ान भर गया। दुर्भाग्यवश वह बहुत तेजी से उड़ा और मैं अब उसका पीछा नहीं कर सकता। मुझे डर है कि मैंने आपके सामने अपना मजाक बना लिया है। और हाँ, ध्वनि वास्तव में मेरे शरीर में रखे एक उड़ने वाली तलवार फ्लाइंग स्वॉर्ड के कारण हुई थी। चूंकि मेरी परिस्थितियां बदल गई हैं, मैं अब आपके साथ यात्रा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे तत्काल काम पूरा करना है। मैं अपनी विदाई लेता हूँ। उसने उन्हें सलाम किया और खेद के स्वर में बोला। फिर बिना किसी और शब्द के उसने अपने पैर पर जोर दिया और नीली रोशनी की एक लकीर के रूप में खुद को हवा में लॉन्च कर दिया। जब पास के चाय की दुकान के अन्य संरक्षकों ने देखा कि क्या हुआ, तो वे जल्दी से घबराहट में जमीन पर घुटने टेक गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। एक अमर इमॉर्टल, एक महान अमर हमारे पास से उड़ गया। वे हमारे पास से उड़ गए। एक समय के लिए पास की चाय की दुकानों में हंगामा फैल गया।